Start today's class everyone. स्टूडेंट्स मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करवाया था लास्ट क्लास में और हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके साथ. हैव यू डन ऑल? Yes, sir. Yes, sir. गुड. वहां तक कोई डाउट हो, कोई कंसर्न हो किसी टॉपिक के ऊपर? जैसे कुछ स्टूडेंट का मुझे व्हाट्सएप आ रहा था, कोई कॉल आ रही थी, तो मैंने तब तो डाउट्स ले लिए उनके. टिल 8 कुछ भी आपको लगता है कोई डाउट हो? पक्का? नो डाउट? चलिए आगे. Yes, sir. ठीक है बेटा. तो एक और बात मैं जो कह रहा था उस टाइम, साउंड वहां पे उस टाइम म्यूट थी. साथ में इलस्ट्रेशंस करते रहना. एवरीवन स्टूडेंट्स इस बात को केयरफुली सुन लीजिए. अगर आप सोचोगे इलस्ट्रेशन बाद में कर लेंगे, कोई भी चीज करने का टाइम बाद में +2 नहीं देती है. जो टाइम निकल गया आपके अप्रैल में 2 मंथ्स निकल गए. मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स 2 मंथ्स में बहुत लेजी रहे हैं, एब्सेंट रहे हैं, ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं उन्होंने, होमवर्क भी प्रॉपर नहीं किया होगा, टेस्ट नहीं दिए, डिस्कशन में नहीं है. तो ये जो 2 मंथ्स आपने निकाल दिए ना, आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे. अगर आप सोचते हो कि हम रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे, ठीक है, वो एक ऑप्शन है, बट वो ज़्यादा वर्क नहीं करेगी बिकॉज आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है. रिकॉर्डिंग से कवर करना, फिर इलस्ट्रेशंस करना, अनसोल्ड करना, फिर कोई आपके लिए डाउट सेशन वहाँ पे अलग से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा. ठीक है, अभी तो जैसे हम डेली, आज मैं जो बात करूंगा पहले डाउट्स की बात करूंगा. तो ये जो साथ साथ होता है ना, वही होता है मेन. बाद कभी नहीं आता कि आफ्टरवर्ड्स कर लेंगे, नहीं होगा. तो इलस्ट्रेशंस को जरूर करते रहना साथ साथ में, क्योंकि अगर आप इस चीज को डिवाइड कर लोगे ना, तो ये कुछ भी वर्क नहीं है. हम अगर परसों मिले थे और हमने परसों आपको 8 क्वेश्चन दिए, तो आपने 8 क्वेश्चन कर लिए और साथ में उसकी इलस्ट्रेशंस कर ली. ये आपका सबसे पहला प्राइमरी वर्क है. टीएस बुक के क्वेश्चंस करना, इलस्ट्रेशंस करना. एडिशन में आप असाइनमेंट्स कर सकते हो, वर्कशीट्स कर सकते हो, वो इन एडिशन है. कोई स्टूडेंट नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, बट बुक के क्वेश्चंस और इसकी इलस्ट्रेशंस करना कंपलसरी है. वर्कशीट के लिए मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि हर स्टूडेंट उतना एफर्टफुली होता है, उतना एफर्ट्स करता है, हार्ड वर्किंग होता है. कोई बात नहीं, सबको 100 मार्क्स चाहिए भी नहीं होते, तो ना ही सबको आगे फ्यूचर में कुछ ज़्यादा टॉपर बन के आगे निकलना होता है. कोई इशू नहीं है, लेकिन बुक करना सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है और आपको करना ही पड़ेगा, राइट. तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स. मैं यहाँ से एक न्यू मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ. राइट डाउन मेथड नेम, और इन बिटवीन कोई लीव नहीं करेगा. मैं सबके नेम्स नोट कर चुका हूँ अभी. वेटेड एवरेज मेथड. अब इसमें क्या होता है एवरीवन? हमारे पास जो एवरेज है वो दो तरह की होती है बेटा. एवरेज होती है जब हम बोलते हैं एवरेज मेथड. स्टैट्स के अंदर भी तुमने +1 में किया है, याद है सबको? दो तरह की एवरेज की बात की हमने. Yes, sir. कौन कौन सी एवरेज है बोलो? Simple average method and weighted. सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड. एक मिनट बेटा, आई थिंक कैमरा ऑन नहीं है. So we have two methods. One is average profit method और दूसरा है weighted average method.
जब हम स्टैट्स के अंदर भी एवरेज निकालते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बता सकता है कोई, सिंपल और वेटेड में? एनी ऑफ यू? क्या डिफरेंस है बेटा वेटेड और सिंपल में? Sir, in weighted we multiply the amount into weights and then divide the number of it with number of weights. गुड, ये तो एप्लीकेशन हुई ना, पर मीनिंग क्या हुआ? कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ये। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, उसको उतनी वेटेड मिलेगी। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। यही इसका मीनिंग होता है बेटा वेटेड का। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो तो एक न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट होगी उसकी कि हाउ टू सोल्व। वेटेड का मीनिंग होता है वो सिंपल से ज्यादा प्योर होता है, बिकॉज हम कुछ ईयर्स को वेटेज ज्यादा देते हैं। और आप कभी भी देखोगे लेटेस्ट ईयर को वेटेज ज्यादा दी जाती है। जितना कोई ईयर लेटेस्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रहा हूँ, 2023, 2024, 2, 2021 एंड 2020। ये आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट या लॉसेज वट एवर। पहले हम क्या करते थे, मान लो प्रॉफिट है 100 रुपीज, ऐसे लिख रहा हूँ मैं सिंपल फिगर, 150, 200, 250, कुछ ऐसा कुछ भी। आप देख रहे हो हर साल प्रॉफिट कम हो रहा है, या वाइस वर्सा कुछ भी होता है, या कभी आपको लगेगा कि प्रॉफिट कभी ज्यादा है कभी कम है, कुछ भी, मतलब वो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस की गुडविल देखूं, रिसेंट अगर मैं अपनी रेपुटेशन को चेक करूं, तो मेरी रिसेंट रेपुटेशन मार्केट में गुडविल किस पे बेस्ड है? करंट ईयर के प्रॉफिट पे बेस्ड है या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे बेस्ड है? बताइए। करंट ईयर, यस। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है? 2023 का। तो मेरा जो हाईएस्ट वेट रहेगा, वो हाईएस्ट वेट किसको रहेगा? अब क्योंकि 4 इयर्स है, आप सबको पता ही है, तो कॉमन सेंस है, अगर 4 इयर्स हैं तो हमारे वेट्स भी कितने होंगे? 1 2 3 4 होंगे। तो मेरा जो लेटेस्ट हाईएस्ट वेट रहेगा वो रहेगा 400 के प्रॉफिट को। इट मींस ये प्रॉफिट मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, मेरी गुडविल इस पे ज्यादा मैटर करेगी। अब अगर हम वेट्स नहीं देते इनको, जैसे मैंने वेट्स दे दिए, 400 को 4 दे दिया क्योंकि वो लेटेस्ट ईयर का है, और 2022 को 3 दे दिया, फिर जितना ओल्ड होता जाएगा उतनी उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। जैसे अभी आप 12th क्लास में हो, रहमत, क्या आपको याद है 9th क्लास के मार्क्स? बताने की नीड नहीं है, बट क्या याद है आपको 9th क्लास के मार्क्स अपने? No, sir. याद भी नहीं है। और 9th क्लास में कितना प्रेशर रहा होगा आपके ऊपर जब 9th क्लास का फाइनल एग्जाम रहा होगा, ठीक है? इससे आपको एक समझने को भी मिलता है चांस, एक लेसन मिलता है कि प्रेजेंट में ना, जब आपका स्कूल में कोई यूनिट टेस्ट होता है, जब सितंबर एग्जाम्स होते हैं, दिसंबर एग्जाम्स होते हैं, आप उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, बहुत ज्यादा वेट दे देते हो, जो कि गलत होता है। मुझे 23 ईयर्स हो गए बेटा, मैं यही चीज देखता हूँ हर साल कि एक डिजर्विंग स्टूडेंट भी मार्क्स नहीं ले पाता क्योंकि वो एक स्कूल स्टूडेंट रह जाता है, उसके ऊपर स्कूल का प्रेशर ज्यादा होता है। पहले तो हम खुद ही अपने आप को फंसा लेते हैं एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लेकर जहां पर ज्यादा प्रेशर होता है, और बाद में हमें समझ आता है कि 11th 12th में स्कूल का तो कोई रोल था ही नहीं, स्कूल टीचर तो मुझे कोई कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, मुझे तो सब कुछ कोचिंग से ही पढ़ना पड़ रहा है। हम 4 ट्यूशंस इस टाइम बैठ के पढ़ रहे हैं, लिटरली हर बच्चा आज के डेट में 4 ट्यूशंस पढ़ रहा है या 3 पढ़ रहा है, 4th नहीं पढ़ रहा तो उसकी भी नीड कहीं ना कहीं उसको पड़ेगी। आपको एक टाइम पे जाके लगेगा शायद इंग्लिश भी मैं ट्यूशन ले लूँ, बट टाइम नहीं, क्योंकि इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो मतलब कोचिंग्स की नीड है। तो मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ, हम अगर सितंबर एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस देंगे, जैसे अभी आपकी लाइफ में सितंबर एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम लोग क्या करोगे? तुम ट्यूशन ही आना बंद कर दोगे, और ट्यूशन तो चलती रहेगी, उस समय शेयर डिवेंचर चल रहा होगा, तुम उसको मिस कर दोगे। तो इंपॉर्टेंस किसको दी आपने? स्कूल एग्जाम्स को। बाद में आपको वो स्कूल एग्जाम्स या उसके मार्क्स याद भी नहीं रहेंगे। अब 9th क्लास के मार्क्स याद भी नहीं है रहमत को, जबकि 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में कितना प्रेशर लिया होगा एग्जाम्स के डेज में, कितना इसके लिए मेन रहा होगा कि 9th के एग्जाम्स हैं, लेकिन आज याद भी नहीं। क्योंकि आज जब हम कॉमर्स कर रहे हैं 12th क्लास, तो 9th क्लास का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अगर 9th क्लास में आपने 98% मार्क्स लिए हों रहमत, या कोई और स्टूडेंट, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी का नेम लेता हूँ तो इन जनरल बात होती है वो, तो भी डजंट मैटर कि आप
ट्वेल्थ में टॉप करोगे। अगर किसी ने मैथ साइंस में 100 मार्क्स भी लिए हों, डजेंट मैटर कि वो अकाउंट्स में 100 मार्क्स ले ही लेगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं 11th की बात करूं, 11th क्लास में जो अकाउंट्स में इंटेलिजेंट है, मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं अभी, तो वो 12th में अकाउंट्स में इंटेलिजेंट ही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आपने 11th क्लास कैसे की है, कैसे पढ़े हो 11th क्लास में, कितने अच्छे से पढ़े हो। उसमें ट्यूशन का रोल एक बहुत बड़ा रोल होता है, ट्यूटर का रोल बहुत बड़ा होता है कि सपोज +1 में हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे उनको मैंने क्या सिखाया है, कैसे सिखाया है, उस बेस पे वो 12th में आज कहीं भी हों अच्छा वर्क कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने से भी अकेला कुछ नहीं होगा, हमारा स्टूडेंट फेल भी हो जाता है। जब वो खुद ही नहीं पढ़ेगा तो फिर हालात तो वही रहेंगे उसके। तो बेसिकली समझने को क्या मिलता है हमें, 11th क्लास के मार्क्स ज़्यादा मैटर करेंगे आज, क्योंकि वो मेरी प्रेजेंट क्लास रही है 11th क्लास, और उसके बेस पर मैं 12th में कुछ वर्क कर पा रहा हूँ। मेरा वो लेटेस्ट रिजल्ट है, वो मेरी लेटेस्ट नॉलेज है, और उससे कम इंपॉर्टेंस रहेगी 10th के मार्क्स की, और उससे कम इंपॉर्टेंस रहेगी 9th के मार्क्स की, और मुझे लगता है कि 8th क्लास के मार्क्स कोई पूछेगा भी आपको कभी लाइफ में। लेकिन उस साल वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब आप 8th क्लास में होते हो तो अब 8th क्लास आपके लिए मेन होती है, लेकिन आगे जाके उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो लाइफ में वेटेड एवरेज मेथड तो सबको आता होता है। और देखो, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ बेटा, मेरा एम ये नहीं है कि मैंने एक मेथड सिखा के आपको क्वेश्चंस करवाने और आपको मार्क्स दिलाने हैं। मेरा एम है लाइफ टाइम के लिए आपको नॉलेज देना। जैसे संकर्षण ने बिल्कुल राइट आंसर दिया कि वेटेड एवरेज मेथड में वेट्स का रोल होता है, इंपॉर्टेंस। वेट है, बोलते ना, आपकी बात में वजन है, आपकी बात में वेट है, तो इसका मतलब हम अपने प्रॉफिट्स को वेट देंगे। बस इस मेथड में इतना ही था, बाकी आपको पूरी डिटेल में समझाई थी बात सारी, और वो ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझाई अभी। रही बात एप्लीकेशन की, वो आपको ऑलरेडी आती है, मैंने ना भी समझाऊं तो भी वेट्स का मीनिंग पता है क्या होगा। ये हमारा एक टेबल बन गया जिसमें ईयर्स गिवन है 4, प्रॉफिट्स गिवन है 4 साल के, और हमने सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट को वेट नंबर 4 दे दिया है। हमने वेट 4 दे दिया लेटेस्ट प्रॉफिट को। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि इस वेट के मुताबिक वो प्रॉफिट कितना हो गया। अब ये प्रॉफिट चेंज हो जाएगा बेटा। अभी आपके लिए प्रॉफिट कितना था, 400, बट अब आपके लिए वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा कि हमने 400 को 4 की वेटेज दी है, उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है। मतलब हमने ये मानना है कि 400 का प्रॉफिट मेरे लिए 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 150 का जो प्रॉफिट है वो मेरे लिए 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, ये टाइम्स वैल्यू होगी ना एक तरह से। और 200 का प्रॉफिट मेरे लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट है, और 250 का प्रॉफिट तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो 4 साल पुरानी बात थी, 4 साल पहले जो स्टूडेंट्स थे वो आज नहीं है हमारे पास। तो ऑटोमेटिकली 4 साल पहले जो उनसे फीस आ रही थी वो आज नहीं आ रही, तो 4 साल पहले की क्वांटिटी, स्टूडेंट्स, फीस, रेवेन्यू, गुडविल वो डिफरेंट होगी। आज की गुडविल आपसे बनेगी। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, दैट इज माई गुडविल। प्रीवियस बैच क्या सोचता था वो प्रीवियस बात होगी, वो फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आज भी स्टूडेंट्स हमारे कंसर्न में हैं, वो आज भी 12th करके गए हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, CUT आ रहे हैं, BCom में आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, उनके रिव्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है आज की डेट में भी, और आपके सबसे ज्यादा हैं क्योंकि आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हो। तो अभी कुछ एक टाइम के बाद हम आपसे रिव्यू भी डलवाने वाले हैं, तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हो, वो जब रिव्यू डालोगे तो जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो आपसे ज़्यादा मोटिवेट होगी, क्योंकि आप प्रेजेंटली पढ़ रहे हो। आप बोल सकते हो कि प्रेजेंटली मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ सर के पास, और मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो वो एक हमारी गुडविल क्रिएट करता है। तो वेट्स ये कहते हैं लेटेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो और प्रीवियस को कम दो। तो जैसे मैंने ऐसा किया, मेरे पास जो सिंपल प्रॉफिट्स आ रहे थे, अब इनको ऐड करो बेटा, कितना आएगा, 400 + 150 + 200 + 250, 27। क्या बोल रहे हो इसको बेटा पहले ये वाली बात बता रहा हूँ मैं, 400 + 150 + 200 + 250, 1000। अब मुझे अगर सिंपल एवरेज निकालनी हो, क्योंकि एवरेज 2 तरह की होती है, सबको पता है, एक होती है सिंपल एवरेज, एक होती है वेटेड एवरेज। अब अगर मुझे सिंपल एवरेज देखनी हो बेटा, तो सिंपल एवरेज में क्या करूंगा मैं, आज भी अपने टोटल 4 साल के प्रॉफिट्स को लूंगा 1000 और उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो सिंपल एवरेज कितनी आ जाएगी, 250। लेकिन वेटेड एवरेज डिफरेंट आएगी।
अब वेटेड एवरेज कितनी आएगी? अब 2700 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? यस स्टूडेंट्स, 2700 को किससे डिवाइड करेंगे? अब हम 2700 को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 क्या था उस केस में? उस केस में 4 जो था वो नंबर्स था। अगर मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मेथड लिखूं, सिंपल एवरेज का सॉरी, मैं स्टैट्स में से अगर ये बात लूं +1 की, तो आप सबने ऐसा किया होगा सिग्मा x बाई एन। तो ये क्या होती है? सिंपल एवरेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां हम 4 साल के प्रॉफिट्स का टोटल करते हैं और उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल एवरेज नहीं निकाल रहे, हमने बात समझ ली इंट्रो के थ्रू कि वेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम वेट्स दे देंगे। लेटेस्ट प्रॉफिट को 4 का वेट दे दिया, उस हिसाब से जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 2700 आ रहे हैं। और टोटल वेट्स कितने हमारे? कितने हैं? 10 है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स डब्ल्यू बाय सिग्मा डब्ल्यू। बढ़िया, सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो इसका मतलब अब जो यहाँ पर आ रहा है वो एवरेज कितनी आ रही है बेटा? 270। और यहाँ एवरेज कितनी आ रही है? 250। क्या दोनों में ज्यादा डिफरेंस है? नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि ऑन एन एवरेज हर साल मैं 250 रुपीज कमा रहा हूं, वो 250 मेरी सिंपल एवरेज है। सिंपल एवरेज को एवरेज ही बोलते हैं बस। लेकिन प्योर क्या है? ज्यादा, वो है वेटेड एवरेज। क्योंकि मैंने अपने 400 को 4 टाइम्स माना है। 400 की इंपॉर्टेंस मेरे लिए ज्यादा है एक तरह से, तो इसलिए मैं अब 270 लेके चलूंगा। बात तो अजम्पशन की है ना बेटा, हम क्या मान रहे हैं कि ऑन एन एवरेज मेरे को एक साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक साल में अगर प्रॉफिट 250 हो रहा है तो गुडविल 250 पे डिपेंड है। अगर एक साल में प्रॉफिट 270 हो रहा है तो एक एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया। वेटेड एवरेज के अंदर भी वही सिस्टम है। तो वेटेड एवरेज में भी गुडविल कैसे आएगी? हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू से, अब ये से है मतलब एग्जाम्पल है 3 years परचेज, और 3 साल के लिए हमें किसको परचेज करना है? सिंपल एवरेज को नहीं, किसको करना है? वेटेड एवरेज को। मीन्स हम ये मान के चलेंगे कि जो मुझे 270 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है वो 3 साल तक होता रहेगा। तो ये मेरी बन जाएगी गुडविल। दिस इज ऑल अबाउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। किसी को कोई डाउट है तो बात कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. चलें आगे। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, और इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है इसके अंदर। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? आऊंगा इस इंपॉर्टेंट बात पे। रेडी फॉर दैट? देखिए बेटा, अभी तक ना एडजस्टमेंट्स आती थी, जैसे बोलते थे पार्टनर का रेम्यूनरेशन, पार्टनर का रेम्यूनरेशन मींस पार्टनर की सैलरी, ऐसे बोलते थे। ₹30,000 ईच। तो आप क्या करते थे? ईच का मीनिंग क्या लेते थे कि अगर 2 पार्टनर्स हैं इंटू 2 कर लेते थे हम, तो कितना आता था? 60,000। तो अगर पार्टनर का रेम्यूनरेशन 60,000 है और आपको प्रॉफिट्स गिवन है, वही सेम है ले लेता हूं मैं, मुझे 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है 23, 22, या 3 साल के ले लेते हैं अभी। चलो इस बात को समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमें प्रॉफिट्स गिवन है 3 लाख, 250, 4 लाख, मान लो ऐसे कुछ गिवन है। तो आप सिंपल एवरेज में क्या करते थे? एनी ऑफ यू? एनी ऑफ यू टोटल बाय क्या कहते थे बेटा? सिंपल एवरेज की बात हो रही है अभी भी। तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3। हाँ, हम तीनों का टोटल करते थे। टोटल आ गया
437 to 950। और फिर हम एक एवरेज निकालते थे, बोलते थे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 950/3, ठीक है ना। तो आपका एक एवरेज प्रॉफिट आता था से कुछ भी रैंडमली लिख दिया मैंने, 3,16,667 आ गया, राइट। 950 डिवाइड बाय 3। फिर हम बोलते थे कि ये प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बोलो? रेम्यूनरेशन माइनस करना। हाँ, क्योंकि अभी हमने इसमें से पार्टनर का रेम्यूनरेशन माइनस करना है, जो कि बनता है 60,000। तो जब वो माइनस कर देंगे तो ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। इसको हम एवरेज प्रॉफिट मान के चलते हैं। फिर आपको पता है दो मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे से 2 years परचेज। और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड है तो फिर हम पहले इस एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। इतना इजी बेटा गुडविल चैप्टर। अगर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो इसको इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अदरवाइज अगर पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़े तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब मेरे पास वेट्स है बेटा, और वेट्स का मतलब है लेटेस्ट ईयर को वेट ज्यादा देना है। अब क्योंकि 3 साल हैं 1 to 3, तो लेटेस्ट वेट किसको दिया जाएगा? 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। अब क्या चेंज आएगा आपके माइंड में? कुछ आ रहा है आइडिया? नहीं तो मैं बताऊंगा। अब इस 60,000 का क्या करेंगे? सोचो बेटा, मैं हिंट देता हूं। अब हमें हर साल का प्रॉफिट अलग से चाहिए, क्योंकि हमें उसको अलग अलग वेट देना है। पहले फर्क नहीं पड़ता था, पहले हम तीनों साल के प्रॉफिट को टोटल करके डिवाइड बाय 3 करते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था हर साल का प्रॉफिट कितना है, क्योंकि बाद में जाके उसने एवरेज बन जाना है। और हम 60,000 को 1 टाइम माइनस कर देते थे एवरेज में से। अब ऐसा नहीं कर सकते। कुछ हिंट आया आपके माइंड में? अब क्या करेंगे? हम्म 60,000 from yearly individually minus. गुड, Then adjust the profit into weights. यस बेटा, एक्सीलेंट। अब हम 60,000 हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे यहाँ पर, ये जो प्रॉफिट्स आएंगे, मैं पी लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। ये जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 3 to 1 के साथ। चलो कर देता हूँ एक बार, रिकॉर्डिंग में पूरी बात रिकॉर्ड हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते। अब इसका मतलब ये जो अब जो आंसर आएगा बेटा, वो एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे। तो एडजस्टेड प्रॉफिट तो हम पहले भी निकालते थे, पर पहले हम क्या करते थे? हम डिवाइड बाय 3 करके पहले एक साल के प्रॉफिट पे पहुंच जाते थे, और जब एक साल का प्रॉफिट आ जाता था तो उसमें से एक ही बार माइनस करते थे 60,000। अब हमें 3 बार माइनस करना है, पार्टनर का रेम्यूनरेशन हो या मैनेजर का हो, हमें 3 बार माइनस करना है। फिर जो 3 प्रॉफिट्स आएंगे उसको फिर वेट्स देने हैं 3, 2, 1। उसके बाद फिर फाइनली आगे का काम तो आपका आता ही है। आगे की जो भी कार्रवाई है, आगे का जो भी प्रोसेस है आपको पता ही है। फिर हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे 240 into 3, 190 into 2 दिस, फिर उसका टोटल आ जाएगा और एक टोटल आ जाएगा वेट्स का। फिर दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। कह रही वो तो मैं ऊपर समझाई दिया पूरा डिटेल में। एक नई बात क्या समझाई है? अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसे हर साल में से माइनस करना पड़ेगा, अगर वो हर साल से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे 60,000 का रेम्यूनरेशन हर साल देते हैं या किसी एक साल देते हैं? बताइए। हर साल देते हैं। और अगर मैं बोलूं कि बेटा कोई एक मिस्टेक हुई है और वो मिस्टेक 2022 में हुई है, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, या कोई फर्नीचर को रिपेयर मान लिया, रिपेयर को फर्नीचर मान लिया, ऐसी जो मिस्टेक हुई है वो एक पर्टिकुलर ईयर में हुई है,
या उसका इफेक्ट 2 साल में लग रहा है, व्हाटएवर, फिर हम उस साल को एडजस्ट करेंगे। लेकिन पहले आपको इंडिविजुअली हर एक साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। जब वो एडजस्ट हो जाएगा, फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे व्हाटएवर, उन्हें वेट्स बाद में दिए जाएंगे। वेट्स देने का काम एंड में है। मींस अगर मुझे किसी को इंपॉर्टेंस देनी है, वो मेरे सामने तो आए ना, तभी तो मैं उसको दूंगा इंपॉर्टेंस। तो वो मेरे सामने प्रॉफिट अब आएगा एडजस्टमेंट्स के बाद। बस दैट वाज अ ट्रेनिंग वर्क, मैंने आपको सारा समझा दिया है। और अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करने में स्टार्ट कर देंगे। 9 क्वेश्चन यू विल डू एज ए होमवर्क, आपसे हो जाएगा, कोई इशू नहीं इसके अंदर। 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है और वेट्स गिवन है 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 का मतलब सबसे कम वेट किसको देंगे? 20 को। और सबसे ज्यादा वेट किसको देंगे? 24 को। तो चलेगा 1 2 3 4 5। अगर ईयर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे तो फिर ये भी डिसेंडिंग हो जाएगा, 5 4 3 2 1। टेंथ क्वेश्चन रीड करो। रमन दमन रेशो अभी इसकी जरूरत नहीं है। फॉर लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। रमन और दमन को पिछले 4 सालों से ये सैलरी मिल रही है जिसको बोलते हैं 90,000 रुपीज का सैलरी है। ये ऑलरेडी उनको मिल रही है सैलरी। और अकाउंट शो कर रहे हैं, द एनुअल अकाउंट्स हैव बीन शोन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। और अगर ये लाइन ना लिखी होती बेटा, तो भी मैं ये मानता कि जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग सैलरी ही होते हैं, बिकॉज ये सैलरी किसकी है? पार्टनर की है। अगर तो ये मैनेजर की होती तो मैनेजर की सैलरी तो हमें पता ही है, मैनेजर की सैलरी पता है ना हमें, कि मैनेजर की सैलरी देने के बाद ही तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। बट नेट प्रॉफिट आने के बाद ही हम प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं, तो पार्टनर्स को सैलरी उसके बाद मिलती है। तो ये जो प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर सैलरी है। अब हम क्या करेंगे, समझाई बात जो अभी भी बात हुई थी? अच्छा, जो मैं बार बार क्यों पूछता हूँ स्टूडेंट से, क्योंकि जो आप कहते हो ना वो आपको ज्यादा याद रहता है सबको। मींस क्योंकि ना 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, एक टीचर स्टेटमेंट, एक स्टूडेंट स्टेटमेंट। हमारा स्टेटमेंट कितने सालों से चल रहा है वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन जो लेटेस्ट वर्ड्स हैं, अब लेटेस्ट वर्ड्स आप लोगों को आते हैं, वी आर नॉट अपडेटेड। आप अपडेटेड हो, आप आज के स्टूडेंट हो, आपके पास लेटेस्ट वर्ड्स होते हैं, आज के वर्ड्स होते हैं, और जो आप बोलते हो वो स्टूडेंट्स को जल्दी याद हो जाते हैं, मेरा ये मानना है। इसलिए अब अगर रहमत ने बोला इंडिविजुअली हम माइनस करेंगे, तो ये ज्यादा सबको याद रहेगा। हो सकता है मैं इंडिविजुअल वर्ड यूज ना करता, मैं कुछ और वर्ड यूज करता, बट ये ज्यादा इजी रहेगा। जो स्टूडेंट बोलता है वो दूसरे स्टूडेंट को जल्दी याद हो जाता है। ये एक मैजिकल चीज है बेटा। इसलिए आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपने लिए भी कर रहे हो और अपनी टीम के लिए भी कर रहे हो। यू आर ए टीम। 140, 101, 130 ये तीनों साल के प्रॉफिट में से इंडिविजुअली हम माइनस करेंगे कितने? 90,000। ठीक है, उसके बाद फिर 90,000। हाँ 90,000 माइनस करेंगे बेटा, 2 पार्टनर्स है ना। और जीनू नया आ रहे आता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब यहाँ पे गुडविल निकालने से, पार्टनरशिप में एडमिशन हो रही है कि रिटायरमेंट हो रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अभी गुडविल वैल्यू करनी है, 4 years परचेज, तो 4 आ गए यहाँ से, 4 into होगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? वेटेड एवरेज से, तो वेटेड एवरेज भी हमें बस समझ आ गई। और वो वेट्स है 1 2 3, तो वो 1 2 3 है। तो मेनली हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे अब? 140, 101, 130। ठीक है, याद हो गया ईयर्स?
करो मेरे साथ बेटा, एवरीवन विल डू दिस क्वेश्चन। टेबल बनेगा, ईयर्स लिखिए, प्रॉफिट्स या लॉस, अब क्योंकि प्रॉफिट्स गिवन है अकेले वो लिख दिए जाएंगे। आई गेस इट वाज 140, 101 एंड 130, राइट? ठीक लिखा मैंने। और यहाँ आएंगे एडजस्टमेंट्स, यहाँ एडजस्टमेंट्स आएंगी, और एडजस्टमेंट में एक ही चीज है बेटा, वो है क्या है, पार्टनर का रेम्युनरेशन कितना है, 90, 40 प्लस 50 90। अभी 90,000 एक साल का है। देखो दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स का मिलाकर 90,000 है, एक साल का है, और प्रॉफिट भी तो एक साल का ही है ना। 90,000 सैलरी एक साल की है, तो 140 भी तो एक साल का प्रॉफिट है, तो एक साल के प्रॉफिट में से एक साल की सैलरी माइनस होगी, 2 साल की सैलरी थोड़ी माइनस कर दोगी। तो किसी के माइंड में अगर कुछ और आ रहा है तो वो गलत है। सैलरी तो 90 बनती है दो पार्टनर्स के मिला के, पार्टनर दो हैं, सैलरी तो एक साल की माइनस होगी ना। और अब जो आएगा वो आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। सब में रुपीज लिखते रहना ऊपर टॉप पे, रुपीज नहीं लिखने पे आधा नंबर कट जाता है। तो 140 माइनस 90 50, और ये आ गया 21,000। और देखो प्रॉफिट कितने कम रह गए बेटा, नहीं 11,000 सॉरी 11,000। हाँ बस यही चीज है, अकाउंट्स में अगर कैलकुलेटर अलाउ कर दिया, आपको होना चाहिए कैलकुलेटर अलाउ, क्योंकि अकाउंट्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, प्रेजेंटेशन के ऊपर है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमें कैलकुलेटर यूज करना है, और +2 के बाद आपको ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है, कुछ बोर्ड्स में तो कैलकुलेटर अभी भी अलाउड है। और 190 130 माइनस 90 40,000। तो स्टूडेंट की काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर कैलकुलेटर अलाउ कर दें। वेट्स, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आने पर भी जैसे मेरे से 21 लिखा गया अगर मान लो, तो गड़बड़ होगी, तो गलत हो गया। वेट्स, अब क्योंकि ये लेटेस्ट ईयर नहीं है तो पक्की बात है क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको दिया जाएगा वेट 1, इसको दिया जाएगा 2, और इसे दिया जाएगा 3, क्योंकि वो लेटेस्ट है। लेटेस्ट ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे हम, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को भी रुपीज, वेट्स में रुपीज में लिख देना। 50,000, 11 का डबल 22, 40 का ट्रिपल 120, और इसको ऐड करते हैं 120 50 70 192, 192,000 आ गया। और वेट्स का टोटल आ गया 6। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 192 बाई 6। $21,200। और गुडविल क्या थी बेटा, 4 years थी ना आई थिंक, कि 3 years क्वेश्चन में। 32,000। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ और ही कर दिया, मैंने शायद डिवाइड गलत कर दिया, इसमें 6 है ना। $32,000 कितनी ईयर्स परचेज है, 4 year के 3 years? 4 year 4 year ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 10 है ना। दैट्स योर आंसर। एंड डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो अभी बुक में तो क्वेश्चन और गिवन नहीं है, क्योंकि उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं 11 2। ये सबसे पहले हमने ये किया था 24, और 25 से 32 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर कर लिया था बाद में हमने, इफ यू रिमेम्बर। और ये हमने लास्ट क्वेश्चन 37 तक कर लिए थे। तो एक बार के लिए चैप्टर ओवर हो गया है। अब हम वर्कशीट में चलते हैं, वहां देखते हैं कुछ अगर एक्स्ट्रा है।
और एक जरूर यहाँ पर क्वेश्चन करना बेटा, आप जो आपके टेस्ट में भी आता है, स्कूल एग्जाम में भी आता है, आप इलस्ट्रेशन में है ना, अभी मेरे पास बुक तो नहीं सामने प्रेजेंटली, आपके पास बुक है तो इलस्ट्रेशन में जाना, आपको वहाँ वेटेड एवरेज के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे या और मिलेंगे। अगर इलस्ट्रेशन नहीं करते साथ साथ में, आप बहुत बड़े लॉस में रहोगे। आप अपनी मर्जी से लॉस में रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। जब आप क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी क्लास में से कोई भी बच्चा इलस्ट्रेशन में से डाउट्स लेके नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूरा बैच लॉस में चल रहा है। अगर 2-4 बच्चे भी करेंगे, देखो मेरे पास कुछ बच्चों का नेम है जो सिंसियरली वर्क करते हैं आपके ग्रुप में, अब मैं चाहता हूँ कि वो नेम बढ़ते जाएं, है ना। आप अगर सिंसियर नहीं हो तो सिंसियरिटी दिखाइए, अपने नेम को उस लिस्ट में लेके आइए। जब तक आपका नेम उस लिस्ट में नहीं आएगा, जब तक मैं डायरी पे आपका नाम नहीं लिखूंगा, तब तक आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। ये एक कुछ ऐसा ही है सिस्टम मैजिकल। तो आपको गुड बुक्स में आना ही पड़ेगा। तो इलस्ट्रेशंस करिए, जब इलस्ट्रेशंस करोगे तो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। नहीं तो आप मेरे लिए काम इजी करते जाओगे, और जब मैं भी इजी हो जाऊंगा और आप भी इजी हो जाओगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हमें इजी वे नहीं सेलेक्ट करना है, हमें मुश्किल वे से निकलना है, तभी मार्क्स आएंगे। और मार्क्स भले ही आए या ना आए वो इश्यू नहीं है, नॉलेज तो आनी चाहिए ना, क्योंकि आगे नॉलेज चाहिए होगी। आज कोई एसडी स्कूल कॉलेज में है या डीएवी में है या दिल्ली में है, वो बात खत्म हो चुकी है, रिजल्ट के बेस पे उसको मिल गया होगा कुछ, लेकिन आज वो वहाँ पे कितना वर्क कर पा रहा है वो उसकी नॉलेज पे बेस्ड है। मतलब रिजल्ट आपको सिर्फ एक दिन हेल्प करेगा कॉलेज दिलाने में, नॉलेज आपको फुल ईयर हेल्प करेगी। तो इलस्ट्रेशन करिए, इससे ज़्यादा मैं सिर्फ आपके घर पे आके आपको पढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता जितना मैं मोटिवेट कर रहा हूँ अभी आपको। इलस्ट्रेशन में जब तुम जाओगे उसके बिना बात नहीं बनेगी। वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको मे बी 1-2 क्वेश्चन और देंगे आपको एक्स्ट्रा, बाकी अगर वर्कशीट भी कर लोगे तो भी काम बन जाएगा हमारा। तो देखो अगर मैं वर्कशीट में आऊँ तो वर्कशीट में यहाँ पर स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ मैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, आपने मुझे फीडबैक दिया, ओके डन है, कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्लास में हमने जो डाउट लिए थे सेकंड क्लास में वो ले लिए थे। कैलकुलेशन मेथड के आपको होमवर्क में मिले हैं क्वेश्चंस 1 to आई गेस 8 थे, ये भी 1 to 8 आप सबने कर लिए हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज की क्लास एक फाइनल क्लास है। हम जब मंडे मिलेंगे, आज एक डिसाइड होगा मीटिंग में कि क्या टाइम टेबल्स रहेंगे, क्योंकि मेरी और बैचेस भी होते हैं, 32 में भी बैचेस होते हैं, तो फिर मुझे वहाँ भी देखना होगा कि टाइम टेबल क्या बनेगा जून का। तो फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट को पहले प्रायोरिटी दूंगा, उनके बैचेस सेट करूँगा, उसके बाद फिर वहाँ के बैचेस होंगे। और एक दो क्लास मेरी ऑनलाइन होती है ओनली फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स या कोई और स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब सारा टाइम टेबल सेट होगा जून का, और फर्स्ट 18 to 20 डेज का रहेगा वो टाइम टेबल, मंडे से अप्लाई हो जाएगा। कल संडे आपका सिर्फ टेस्ट है गुडविल चैप्टर का, आज गुडविल चैप्टर ओवर हो गया है, प्रिपेयर करिए आज, बेटर है, बैकलॉग खत्म करो, अपना होमवर्क करो। कोई डाउट हुआ मैं आपके लिए फिर से लाइव हो सकता हूँ रात को, आप मुझे बताएंगे कि आपकी नीड है या नहीं है। कोई एक आधा डाउट हुआ तो वो इंडिविजुअली ले सकते हो, कॉल करके या व्हाट्सएप करके। कल टेस्ट पक्का रहेगा, परफॉर्मेंस टेस्ट, वो सबको देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जब आप मंडे आओगे न्यू चैप्टर करने के लिए, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारा अकाउंट्स का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे मेन चैप्टर है। अगर एडमिशन चैप्टर नहीं आपने अच्छे से किया तो अगले 2 चैप्टर्स भी खत्म हो जाएंगे और आपके कम से कम 10-15 नंबर कम हो जाते हैं इससे। तो जब आप एडमिशन चैप्टर करने आओगे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, मैं आते ही आपको क्लास के बाहर निकाल दूंगा, बाहर बैठकर आप गुडविल का टेस्ट दे रहे होगे और हम अंदर एडमिशन चैप्टर कर रहे होंगे, और फिर आप रिकॉर्डिंग देखोगे। अगर ऐसा ड्रामा करना है तो कर सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी अलाउ नहीं किया जाएगा अगर उन्हें टेस्ट नहीं दिया, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई वो नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। टेस्ट दिया होगा तो ही आप क्लास अटेंड करोगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखो, कोई इशू नहीं है, पूरा साल देखो रिकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट को फीस पे करो, रिकॉर्डिंग देखते रहो। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपसे डिस्कस, ये आपको होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में, जिसके डाउट्स आज आपके लेने बनते हैं। बताइए अब डाउट्स हैं तो। बताइए भी। Seventh. 7th ओके, अप टू 6 क्वेश्चन को डाउट है,
मेरा 5th क्वेश्चन में डाउट है। यस, वन्य ने भी ज्वाइन किया लेटेस्ट, बट शी इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट। देखो, एक स्टूडेंट 2 दिन में ही प्रूव कर देता है कि वो सिंसियर है या नहीं। यस बेटा, क्या डाउट है आपका? सर मेरा इसमें ये डाउट था कि इसमें लिखा है मार्च 2016 में 10 अंडर एवेल्युएशन था, तो इसका हम इफेक्ट मार्च 2017 में भी लेंगे? यस, लेंगे पक्का, क्योंकि 2016 का, अभी मार्च वर्ड नहीं बोलते, ठीक है, 2016 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2017 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बनेगा। क्लियर? ये काम घर में रोज होता है। रात की Yes, sir. जो दाल बच जाती है, जो वेजिटेबल बच जाती है रात की, वो सुबह ब्रेकफास्ट में सर्व की जाती है, वो सुबह यूज की जाती है। क्लोजिंग स्टॉक ये होता है, कोई फेंकता नहीं है उसको, कोई वेस्ट नहीं करता है, और उसके लिए एक मशीन रखी होती है घर में, रेफ्रिजरेटर, जो प्रिजर्व करता है। ये क्या बताता है बेटा, आपके घर में भी ये हो रहा होगा। रात की जो वेजिटेबल बच जाती है उसे यूज किया जाता है मॉर्निंग में, बड़े प्राउडली उसको यूज किया जाता है कि हमने वेस्ट नहीं किया। तो वो क्लोजिंग स्टॉक को अगले दिन का क्या बना देते हैं? ओपनिंग स्टॉक, और उनका ब्रेकफास्ट का हार्डवर्क बच जाता है। फ्रेश चीज बनाने की बजाय वो वही यूज कर लेते हैं। तो ये हर कोई करता है, वो आज के क्लोजिंग को अगले दिन का ओपनिंग बना दिया जाता है। और देखा जाए डेज तो नॉर्मल होते हैं ना, बट 31 मार्च का डे स्पेशल क्यों हो जाता है? फेब का डे स्पेशल क्यों नहीं है? क्योंकि फेब के बाद हम मार्च में जब जाते हैं तो नॉर्मल वही ईयर चल रहा होता है, जो स्टूडेंट्स फेब में आ रहे हैं वही मार्च में आ रहे होते हैं। लेकिन 31 मार्च को हमारा सेशन खत्म हो जाता है, तो 1 अप्रैल को जो स्टूडेंट आते हैं वो ये मानते हैं कि लास्ट ईयर वो +1 में थे और अब वो +2 में आ गए, तो स्ट्रोक चेंज होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। इनका डाउट वैसे नॉर्मल सा है, लेकिन मैं ओवरऑल सबको बता रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ओपनिंग बनेगा अगले साल का। इसलिए जो आपने इस साल किया है वो अगले साल रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मान लो इस साल आप प्लस कर रहे हो 50,000 में, तो अगले साल आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो देख लेते क्या हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है? ओवर वैल्यू। अब आपको मैंने समझाई थी बात, मैं फिर समझा देता हूँ। ये मैं क्या बना रहा हूँ सबको पता है। कौन सा अकाउंट है ये? ट्रेडिंग काउंट। कौन सा अकाउंट है एवरीवन? कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग काउंट। और ट्रेडिंग काउंट या प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ही तो है जिसकी बात होती है हमेशा प्रॉफिट्स के केस में, फाइनल काउंट्स। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है एक, और इसकी अगर ओवर वैल्यूएशन हो गई, मतलब वो अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया हमारा, तो पक्का ग्रोस प्रॉफिट बढ़ गया, और ग्रोस प्रॉफिट बढ़ गया तो पक्का नेट प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ये ज्यादा है, ये ऑलरेडी ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये? 10,000। हम क्या करने वाले हैं, इस 50,000 में से 10,000 माइनस करने वाले हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 2016 का जो प्रॉफिट है वो 50,000 है, और इस 50,000 में मैं 10,000 माइनस करने वाला हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस हो चुका है। क्यों प्लस हुआ था? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हुई थी, प्रॉफिट बढ़ गया था। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन गया? हाँ जी, 2016 का जो ट्रेडिंग काउंट है वो अगले साल का क्या बन गया बेटा? ओपनिंग 17 का बन गया। अब जब इसको 17 में डालेंगे हम, जब ये 17 का बोलेंगे, तो अगले साल का वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? यस एवरीवन, क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग। अब क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग ज्यादा था, 16 का क्लोजिंग ज्यादा था, तो इस साल का ओपनिंग भी ज्यादा रहेगा। तो अगर इस साल का ओपनिंग ज्यादा है और अगर डेबिट ज्यादा है, तो वो हमारे बिजनेस का क्या बन जाता है? एक्सपेंस। क्या बन जाता है एवरीवन? एक्सपेंस। और एक्सपेंस के बढ़ने से क्या होगा? एक्सपेंस के बढ़ने से क्या होगा? हमारे बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा।
तो इसी कारण से हम ये बोलते हैं कि 2017 के 60,000 के प्रॉफिट में से आपको 10,000 प्लस भी करने पड़ेंगे। मैं ये ओवरऑल समझा रहा हूँ क्योंकि आज का डे इसके ऊपर भी है। फाइनली जो मैंने 1 आवर एक्स्ट्रा रखे, वर्कशीट के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और एक बिलीव करना बेटा, गारंटीड है अगर आपने वर्कशीट के क्वेश्चंस कर लिए, ये वर्कशीट के क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ 30 बुक्स को कवर करते हैं। हमारे इंडिया में 30 बुक चलती हैं अकाउंट्स की, लीडिंग बुक्स प्लस एक्स्ट्रा बुक्स, छोटी मोटी बुक्स सब मिला के बोल रहा हूँ। 30 बुक्स जो मैं नॉर्मली अपने पास रखता हूँ लाइब्रेरी के अंदर, या मैं पढ़ता रहता हूँ उनको, या पढ़ चुका हूँ, तो उनमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? गुडविल के मान लो बनते हैं 500 क्वेश्चंस, हमने उन 500 क्वेश्चन को सिर्फ 40 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 40 क्वेश्चन करते ही, और जितने भी आप करोगे इसमें, वो आपके 30 बुक्स कवर होती है। तो इससे ऊपर कोई बात ही नहीं है। आप अपनी सिलेबस की टीएस बुक भी कर रहे हो, स्कूल लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे, इंडिया लेवल पे बुक चलती है, डन है। और वर्कशीट करते हैं, आपके एडिशनल पॉइंट्स भी डन है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल गए, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन कम है प्रैक्टिस के लिए कई बार। तो इसलिए जैसे ही आप ये वर्कशीट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक का लिंक भी समझ आ गया आपको। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो इसलिए आप इसको लिंक को दिमाग में सेट कर लो। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो उस साल का प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा है तो माइनस करेंगे, अगले साल का प्रॉफिट ऑलरेडी कम है तो प्लस करेंगे। दूसरा, और इजी करने के लिए आपसे 2016 को समझो, सिर्फ 16 में अगर माइनस हो रहा है, ये एप्लीकेशन समझा रहा हूं मैं याद करने के लिए आपको। अगर 16 का प्रॉफिट कम हो रहा है तो 17 का प्लस हो जाएगा। ओके, डन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब क्या नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब इसकी बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु विल एक्सप्लेन इस पॉइंट को? तो सेकंड पॉइंट को कौन समझाएगा? 2018 के पॉइंट को कौन समझाएगा? टू 2018 का प्रॉफिट 70,000 है। क्या लिखा यहाँ पे बोलो, एक्सप्लेन करो एवरीवन, स्टूडेंट्स। कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? यस, आकाश। नहीं बेटा, कभी हिंदी में पढ़ के नहीं सुनाना उसको, मीनिंग बताना मेरे को, वो तो दिख ही रहा है अपने। स्टॉक ओवरवैल्यू था तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडरवैल्यू था, तो अंडरवैल्यू के एडजस्टमेंट उसमें 20,000 प्लस करेंगे। तो रहमत की एक बात समझ आ गई है कि वो लास्ट ईयर का मींस 18 ही होगा ना, वो 19 तो होगा नहीं। 1 अप्रैल 18 का लास्ट डे कौन सा था बताओ जल्दी से? 31 मार्च 18। हाँ, तो इसमें इस ईयर की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 18 का क्लोजिंग डेट क्या होगा? मार्च 2019। और उसका वो क्या बन गया, ओपनिंग? पहले ये समझो बेटा, क्या ये समझ आता है सबको? समटाइम्स इट सीम्स टू बी समवट कंफ्यूजिंग, बट ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल 18 एक नए साल का बिगनिंग है। मैं चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। देखो, ओवरऑल 2 ही पॉइंट्स है गुडविल में आपको टफ करने के लिए। पहला पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू होना और अंडर वैल्यू होना, ये एक पॉइंट आता है एग्जाम में, और इसके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं, केस स्टडीज बनती हैं। दूसरा, वही फर्नीचर को रिपेयर मान लिया, याद है? हमने कार परचेज की, कार को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। मतलब आप एसेट को एक्सपेंस मान रहे हो, या कभी कभी एक्सपेंस को एसेट मान रहे हो, जो आप +1 में भी करते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और इन दोनों मिस्टेक्स को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल मिस्टेक्स। एवरीवन याद है सबको? हम कौन सी एरर्स बोलते हैं इनको?
Principal errors. प्रिंसिपल एरर्स, क्योंकि वहां हमें ये पता नहीं होता कि हमारा एसेट है या एक्सपेंस है। जैसे अगर मैं बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूँ तो रेंट मेरा एक्सपेंस है कि एसेट है? एक्सपेंस है। जिसको ये पता है उसे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स आते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स, सिद्धांत। उसे अकाउंट्स के रूल्स आते हैं। उसे पता है कि रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। 10 साल शोरूम का रेंट देने के बाद भी शोरूम की एक ईट, एक ब्रिक भी आपकी नहीं होगी। आपको 10 साल बाद छोड़ना ही पड़ेगा शोरूम। आपकी एसेट क्रिएट नहीं हुई, याद रखना। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो तो 10 साल में वो शोरूम आपका हो जाएगा, वो शॉप आपकी हो जाएगी, क्योंकि हम तब बिल्डिंग खरीदते हैं। तो याद रखिएगा, हम बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं या बिल्डिंग को खरीद रहे हैं। जब हम बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट इज अवर एक्सपेंस, जिसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं एसेट, जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दो ही तरह की पॉइंट्स हैं जो आपको इलस्ट्रेशंस में, वर्कशीट में या बुक्स में मिलेंगे। और जब आपका टेस्ट होगा मैं आपको एक क्वेश्चन में दोनों ही दूंगा डाल के। बस आपको समझना क्या है, मैं फिर से समझा रहा हूँ क्लास को, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे ईयर्स लिखता हूँ बेटा, अपने साइड में लिखता हूँ 31 मार्च 18। इसका मीनिंग क्या है? ये कौन सा ईयर है? टू 2017-18। और जब लिखते हैं 31 मार्च 19, सब लोग देख रहे हैं ध्यान से? एवरीवन स्क्रीन पे शो हो रहा है सबको? Yes, sir. तो ये कौन सा ईयर है? Yes, sir. ये कौन सा ईयर है? 2018 to 19. 18-19। इसमें 18 कॉमन है। ध्यान से देखो, ये जो बातें मैं समझा रहा हूँ ये आपको आती भी हैं। मैं सिर्फ आपके अंदर वो फील स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ये जो है हमारा एक 18 जो है वो कॉमन हो गया। इसका मतलब यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहां पर क्या बन गया? क्या बन गया? Opening stock. ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, डाउट से वाने ने पूछा था, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और जब हम ये बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड तो ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? रिस्पॉन्स हो साथ साथ में। Stock overvalued है. और जब मैं बोलता हूँ ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्या रखा है गैस? बेटा उसको म्यूट करो साउंड को। जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या बन जाता है? Closing stock undervalued. ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड? ओवर वैल्यूड बेटा, ओवर का तो ओवर ही रहेगा। रहमत ये मत गलती मत कर देना, ओवर का मतलब तो ओवर ही रहेगा। बस सिर्फ क्या होना है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था। अब मैं आपको बोलता हूँ मॉर्निंग में जो रात की दाल है, वेजिटेबल है, वो ज्यादा बची हुई है। तो बताओ रात को दाल ज्यादा बची होगी कम बची होगी? ज्यादा ही बची होगी। आप बोलो सर, आप बोल रहे हो मॉर्निंग में दाल ज्यादा बची हुई है, तो मॉर्निंग में तो बनाई नहीं हमने। मॉर्निंग में किचन तो शुरू होती नहीं है। अगर मॉर्निंग में 5 बजे फ्रिज में दाल बची हुई है, मैंने फ्रिज ओपन किया 5 बजे मॉर्निंग में, देखा दाल काफी पड़ी है, तो मैं समझ गया ये रात की दाल बची हुई है। मॉर्निंग में तो अभी किचन शुरू भी नहीं हुई थी। हर रेस्टोरेंट में ये रहता है। अब यहाँ तो हम घर की बात करें तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यही बात अगर रेस्टोरेंट या होटल में की जाए तो रेस्टोरेंट में जो ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है वो रात का बचा हुआ खाना ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। वो उसको पहले यूज करते हैं, चाहे वो अलग से कुछ कर दें ऐसा कि आपको पहचान भी ना आए, ग्रेवी चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, टेस्ट चेंज कर दें। तो अगर मॉर्निंग में दाल ज्यादा है तो रात को दाल कम थोड़ी बची थी, रात को दाल ज्यादा बची थी। दैट इज कॉल्ड ओवर वैल्यूएशन। अगर मॉर्निंग में दाल कम बची है तो मतलब रात को भी कम बची थी, तो ओवर का ओवर ही रहेगा, अंडर का अंडर ही रहेगा। सिर्फ पॉइंट क्या है, अगर वो ओपनिंग की बात करे तो आपको लास्ट ईयर पे पहुंच जाना है, क्लोजिंग पे पहुंच जाना है। और अगर वो क्लोजिंग की बात करे तो आपको कहां पहुंच जाना है?
ओपनिंग पे, मतलब दोनों में पहुंचना है। अब अगर पॉइंट लेते हैं यहाँ पर कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि क्लोजिंग का लिंक प्रॉफिट से डायरेक्ट है। ये मैंने आपको ट्रेडिंग को बना के दिखा भी दिया है, बार बार बना के दिखाऊंगा जब तक चलेगा चैप्टर, आई गॉट चांस। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतना ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जितना क्लोजिंग स्टॉक कम होगा उतना ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि ये क्रेडिट आइटम है। क्रेडिट का डायरेक्ट लिंक है प्रॉफिट के साथ। लेकिन जो डेबिट आइटम होती है, डेबिट आइटम जैसे ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स लिंक होता है, क्योंकि वो डेबिट आइटम है। डेबिट बोले तो एक्सपेंस, क्रेडिट बोले तो इनकम। अब ये तो लैंग्वेज बहुत ईजी है, आज की मुंबई में बोलते हैं ऐसी लैंग्वेज। तो मुंबई में क्या बोलते हैं, कई बार मुंबई स्टूडेंट बात कर रहा होता है तो वो बोलता है सर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। इनकम बोले तो प्रॉफिट, डायरेक्ट लिंक। इनकम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, इनकम कम प्रॉफिट कम। बट अगर एक्सपेंस की बात बोले, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम। एक्सपेंस ज्यादा होने से प्रॉफिट बढ़ेगा थोड़ी, ये तो कोई नॉनसेंस पर्सन ही कह सकता है जो जिसको जिसको बिल्कुल ही दिमाग ना हो कि खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर ऐसा है तो खर्चा ज्यादा करो, फिर आप देखो क्या होता है फिर आपके बिजनेस में। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा और एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, दोबारा फिर समझा दी। जिस दिन सुपर प्रॉफिट मेथड आया था, जिस दिन एवरेज प्रॉफिट मेथड आया था, दोबारा फिर बता दी। तो अब कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि आज लास्ट डे है, पूरा साल इसके ऊपर बात नहीं होने वाली हमारी। हाँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, सबसे अच्छी बात ये है आपको कभी भी लगे सुन सकते हो। आपके पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आज के लेक्चर को, 1 जून के लेक्चर को आप 1 नवंबर को भी सुन सकते हो। और मैं आपको फिर वो समझा रहा हूँ बात, क्लोजिंग ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, लिंक बनाना। तो 19 का ओपनिंग 18 का क्लोजिंग है, और 18 का क्लोजिंग 19 के लिए ओपनिंग है। हाँ, 2 डेट्स में डिफरेंस ये होता है, ये देखिए ध्यान से, लास्ट पॉइंट, फिर आप आई थिंक पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। ये देखिए, मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटा देता हूँ यहाँ से। देखो ध्यान से बेटा, ये जो डेट होती है ये होती है 31 मार्च 18, और ये जो डेट होती है ओपनिंग स्टॉक की वो होती है 1 अप्रैल 18। दोनों में 18 है, पर वो ईयर 18 नहीं है। ईयर कौन सा है, वो 18 19। तो जब वो ये बोलेगा कि 1 अप्रैल 18 को ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो अब आप क्या बोलोगे, ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। किस ईयर का प्रॉफिट कम हो गया, किस ईयर प्रॉफिट कम हो गया, 18 19 का। क्योंकि जो जो 1 अप्रैल, दिमाग तब काम करेगा जब आप इमेजिनेशन के थ्रू सीन बनाते हो। कई बार हम बीच बीच में ना मेमोरी कोर्सेज करवाते रहते हैं, क्योंकि दैट्स माय रिसर्च ऑन मेमोरी। कहीं अगर आप वो, जैसे कई बार हम सेमिनार लेते हैं वन डे का, 2 आवर्स का, कहीं अगर आप वो सेमिनार अटेंड कर लो या आप वो पूरा कोर्स ही कर लो, जब हम करवाते हैं, ज़्यादा देर नहीं, 15 से 18 घंटे का होता है, आपको ये समझ आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आपको ये समझ आ जाएगा ध्यान कैसे लगाते हैं। मतलब आपके दिमाग में सीन बनना शुरू हो जाएगा, इमेजिनेशन पावर जो आपको गॉड ने दी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इमेजिनेशन पावर से हम कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, इम्पॉसिबल चीज़ों को भी मैंने पॉसिबल किया है, और हर चीज़ इमेजिनेशन में ही पहले आती है। हम वो एक कार बन रही है, एक एरोप्लेन बन रहा है, रॉकेट बन रहा है, वो पहले इमेजिनेशन में ही होता है किसी की, वहां से फिर वो रियल लाइफ में आता है। तो यहाँ आपको क्या सिखाया जाता है कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका पिक्चर बनाने का ट्राई करो। अब विदाउट ट्रेनिंग कई बार आप ये कर नहीं पाते। 1 अप्रैल 18 को जब तुम खड़े हो तो फील करो कि तुम ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हो, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब जो ओपनिंग था वो इस साल का था 18-19 का, उसने इस साल के प्रॉफिट को कम कर दिया, तो हम इस साल के प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। और ये लास्ट ईयर क्या था, क्लोजिंग 18 मार्च, और अगर क्लोजिंग भी ज्यादा था तो उसने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ज्यादा कर दिया, तो हम लास्ट ईयर प्रॉफिट को माइनस करेंगे, बस दैट्स ऑल। ये मेरी तरफ से आपके लिए है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे आपके।
बट इट डजंट मीन कि क्लास ओवर होगी। क्वेश्चन देखते हैं इससे के थ्रू क्या होंगी। कोई मेन बात होती है तो मैं आपको पिक शेयर करता रहूंगा। अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो पिक में शेयर हो चुका है। ठीक है, अब आप देखें इस चीज का क्या इफेक्ट आएगा। अब आई थिंक फटाफट आंसर दे सकते हो आप। नाउ वी विल फास्ट। हाँ जी, सेकंड लाइन का आंसर कौन बताएगा? नाउ रेज योर हैंड और बताइए। हु विल? कोई भी नहीं? मेरे इतना समझाना बेकार गया? सर 20,000 माइनस करेंगे। पूरी बात समझाओ। 2 साल पे क्या इफेक्ट आएगा, किस में से क्या होगा, ये सब पूरा बताओ। दो ट्रीटमेंट होंगी ना हमेशा। अगर वो क्लोजिंग बोलेगा तो उसका इफेक्ट अगले साल के ओपनिंग पे आएगा, अगर वो ओपनिंग बोल रहा है तो उसका इफेक्ट पिछले साल की क्लोजिंग पे भी जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए। पहले डिसाइड करो, ये जो 1 अप्रैल 18 है वो कौन सा ईयर है? 18, 19। तो फिर प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 17, 18। तो ये 2 साल पे इफेक्ट आएगा। अब बोलो क्या करूं मैं? पहले मोर का मीनिंग क्या है? ओवर वैल्यूएशन। यस, सेवनटीन एटीन का प्रॉफिट 20,000 से बढ़ जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, और 18-19 का प्रॉफिट 20,000 से कम हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ये तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल। तो अगर मतलब कि 18 को 17, 18 बोलोगे तो ज्यादा बेटर है। तो आप बोलोगे सर 17, 18 का प्रॉफिट 20,000 से बढ़ जाएगा। संकर्षण, दैट्स रॉन्ग वर्ड्स। आप बोलोगे बढ़ चुका है, मतलब इट वॉज ओवर वैल्यूड सो प्रॉफिट वॉज मोर, ज्यादा है वो, तो अब हमें कम करना है। मतलब मैं बोलूंगा संकर्षण ने ज्यादा फीस दे दी है, ज्यादा दे रहा है नहीं, ज्यादा दे चुका है, तो मुझे उसकी फीस वापस करनी पड़ेगी। तो 20,000 से प्रॉफिट ज्यादा है तो मुझे कम करना पड़ेगा, और 18-19 का प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो चुका है, तो ऑलरेडी व्हाट इज गुड, ऑलरेडी कम हो चुका है तो हमें उसको प्लस करना होगा। तो इसका ये इफेक्ट आएगा। तो आप यहाँ 20,000 माइनस करोगे और प्लस भी करोगे। और जो ऊपर का पॉइंट था 10,000 का, उसका लिंक था 31 मार्च 16। अब मार्च 16 का मतलब कौन सा ईयर? 15, 16। और नेक्स्ट ईयर कौन सा? नेक्स्ट ईयर कौन सा हो गया? 16, 17। अब ये बात हो रही है क्लोजिंग स्टॉक की। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है 10,000 से, तो प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हम 50,000 में से 10,000 क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगले साल का ऑलरेडी कम है, तो अगले साल में प्लस कर देंगे। तो ये आपको करना है बेटा। तो ओवरऑल सारे ईयर्स इन्वॉल्व हो गए। तो जब इस क्वेश्चन करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000 में से 10 माइनस हो रहे हैं, और अगले साल के 60 में 10 प्लस हो रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर 70,000 में -20 हो रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर के 80,000 में 20 प्लस हो रहे हैं। तो ये आपको करना है बेटा जब आप क्वेश्चन करोगे, वर्कशीट करोगे। और यहाँ कोई गलती नहीं हुई। मार्च 20 में कुछ नहीं हुआ। मार्च 20 का मतलब कौन सा ईयर? 1920। अब या तो 19 में कुछ होगा, और मतलब या तो 1 अप्रैल 19 को कोई गलती हुई हो। क्या कोई मिस्टेक है बेटा? क्या 1 अप्रैल 19 की कोई मिस्टेक है? नहीं। क्या 31 मार्च 20 की कोई मिस्टेक है? नहीं। हाँ, अगर 31 मार्च 20 की कोई मिस्टेक होगी तो वो अगले साल जाएगी और अगला साल हमारे पास कोई है ही नहीं। ठीक है, वो 21 अभी आया नहीं क्वेश्चन में, तो फिर वो अलग बात है कि हम लास्ट ईयर में तो फिर एक ही गलती ठीक करेंगे। तो कॉमन सेंस होनी चाहिए आपके पास। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक थर्ड पॉइंट, उसकी बात करते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? रेम्यूनरेशन ऑफ वन पार्टनर स्टिल पेंडिंग 30,000। तो ये किस ईयर का पेंडिंग है?
क्या मानोगे इसको आप? सारे years का all ये years सारे ईयर्स का, यस वेरी गुड, क्योंकि अब सब तो सारे सब ईयर्स पे ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो 30 हर जगह से माइनस होगा। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन को मैं करवाऊं या समझ गए आप लोग? आप पहले लिखोगे ईयर्स, पहला कॉलम होगा ईयर्स का, 5 साल आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा प्रॉफिट्स का, 5 प्रॉफिट्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा एडजस्टमेंट्स का, तो उसमें 2016 में 2 एडजस्टमेंट्स होंगी, 10 माइनस होंगे, 30 माइनस होंगे। 17 में 2 एडजस्टमेंट्स होंगी, 10 प्लस होंगे, 30 माइनस होंगे। 18 में 2 एडजस्टमेंट्स होंगी, 20 माइनस होगा, 30 माइनस होगा। और 19 में 2 एडजस्टमेंट्स होंगी, 30 माइनस होगा, 20 प्लस होगा। इसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप लिख लोगे, वो आपके आ जाएंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स, सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट्स। वो आपके कौन से आ जाएंगे प्रॉफिट्स? एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2020 का 120, उसमें ना कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन ये जो 30,000 है, सॉरी 30,000 तो माइनस होंगे, वो तो हर किसी से रिलेटेड है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर क्या हम 30,000 को एक बार माइनस ना करें एवरेज निकाल के? नो, वो कहाँ होता है, मैंने अभी समझाई थी बात, सिंपल एवरेज में। अगर ये क्वेश्चन सिंपल एवरेज का है तो सिंपल एवरेज में हम पहले सारी एडजस्टमेंट्स पास कर लेंगे, जैसे अभी तो आई थिंक ये क्वेश्चन सिंपल एवरेज का ही है। ओके एवरीवन, तो अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, सिंपल एवरेज के केस में आप 30 को बार बार माइनस नहीं करोगे। अच्छा करने तो कर भी लो, क्योंकि टेबल तो बन ही गया, जब बन ही गया तो फिर तो कर ही सकते हो। लेकिन सिंपल एवरेज में आपको दोनों फैसिलिटीज हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल एवरेज में आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? हम हर साल के प्रॉफिट में से इंडिविजुअली भी माइनस कर सकते हैं और एक एवरेज निकाल के उसमें से एक बार भी माइनस कर सकते हैं 30,000। लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं वो तो इंडिविजुअली चलेंगे। 10 माइनस होने के प्लस होने, 20 माइनस होने के प्लस होने, वो तो इंडिविजुअल चलेंगे, चाहे वेटेड एवरेज हो या सिंपल एवरेज हो। लेकिन डेमिनेशन का पॉइंट कॉमन है, तो अलग अलग माइनस करो या बाद में एवरेज निकाल के एक और माइनस करो। गॉट इट? यही फर्क है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में। यही सेम क्वेश्चन वेटेड एवरेज में आता है बेटा। मैं आपको टेस्ट में यही क्वेश्चन देने वाला हूँ वेटेड एवरेज के वे में, तो फिर आपको 30,000 भी बार बार माइनस करना पड़ेगा हर साल में से। ठीक है, उसके बाद आते हैं 6 क्वेश्चन पे। किसी का डाउट है 6 क्वेश्चन में? no sir अगर हम 16 7 की बात कर रहे हैं तो 16 17 कौन सा प्रॉफिट है? ये वाला। उस साल हमें एक प्रॉफिट हुआ था 10,000, माइनस कर दो, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और 17 18 ये वाला ईयर है, उस साल हमें एक लॉस हुआ था, तो लॉस पहले माइनस हो गया था, प्लस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग ईयर 1 ट्रक वाज इन्वॉल्वड इन एक्सीडेंट, लॉस वाज 75,000, तो 19 मतलब 18 19 ये वाला, तो इसमें से वो लॉस माइनस हो चुका है 75, अब हम 75 प्लस कर देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे वर्कशीट के, बेटर है आप इनको करें। और ओपनिंग स्टॉक वाज रॉन्गली टेकन 15,000 लेस अब 1 अप्रैल 18, ये वो पॉइंट है बेटा। देखो 1 अप्रैल 18 का मतलब 18 19 ईयर है, मतलब जो ईयर 18 में स्टार्ट हो रहा है, ये तो समझाने वाली बात ही नहीं ना कि जो ईयर 18 में स्टार्ट हो रहा है वो 19 में खत्म होगा। तो 18 19 का ओपनिंग स्टॉक अगर कम है, ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया, तो हम उस साल का प्रॉफिट कम कर देंगे, तो वो हमारे लिए 17 18 का क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक भी अगर कम हो गया है तो प्रॉफिट कम हो गया तो बढ़ा देंगे। तो 18 19 में 15,000 माइनस होंगे, ये रहा 18 19, यहाँ 15,000 माइनस होंगे जैसे 75 प्लस हुए थे, और जो 17 18 है वहां पर 15,000 प्लस होंगे। तो ये एडजस्टमेंट है बेटा, ये सब कुछ आप एडजस्टमेंट का टेबल बना लोगे, उस कॉलम में प्लस माइनस करके फिर जो आंसर्स आएंगे उनकी सिंपल एवरेज निकालो या वेटेड एवरेज निकालो, इट्स योर चॉइस। इसलिए सर हाँ यहाँ जी, पे दूसरे में तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। किस पे? सर यहाँ पे तो कहता ओपनिंग स्टॉक वाले क्वेश्चन पे 18 18 19 पे फर्क पड़ेगा। बेटा फिर भूल गया आप, अभी तो समझाया समर।
सर वहाँ पे रॉन्गली टेकन लिखा हुआ है। तो रॉन्गली टेकन की बात हो रही है, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है? सर वहाँ पे लिखा हुआ कि हमने गलती से उठाया है, वहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि ओवर या अंडर वैल्यूएटेड। अच्छा, ये कह रहे हो आप? हाँ, इस बात में लॉजिक तो है आपकी। बट बेटा स्टैंडर्ड के तौर पे तो यही होता है कि अगर किसी भी रीजन से ओपनिंग स्टॉक को कम लिया गया तो ओपनिंग स्टॉक तो बेटा ऊपर से आता है ना। अगर इस चीज पे मैंने कभी सोचा नहीं, बिकॉज ये पॉइंट कभी सामने आया नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिया गया है, अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग तो वही होता है ना, ओवर का अंडर का, कि ओपनिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यूड का मीनिंग क्या होता है? हम कम ही तो लिखते हैं उसको, या वैल्यू कम कर लेते हैं। लेकिन ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सर का तो भी यहाँ पे तो ये नहीं लिखा हुआ कि ओपनिंग स्टॉक कम लिया हमने गलती। मैं आई एग्री विद यू समर, बट ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कभी होती ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक को कभी हम खुद से लिखते नहीं। वो तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ट्रायल बैलेंस में, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो अगर ऐसा है जो तुम कह रहे हो, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सही किया जाएगा और इस क्वेश्चन के आंसर को भी सही किया जाएगा, क्योंकि हम ऐसे कोई वर्ड चेंज होने पे बेसिक चेंज नहीं कर सकते अपनी। देखो सुनो ध्यान से, आपने +1 में एक एंट्री पास की थी, क्या नाम था उसका? समर आप बात करो जल्दी से, क्या बोलते हैं उसको? समर क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग एंट्री को? यस सर। ओपनिंग एंट्री को क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या था? ओपनिंग एंट्री का सर मीनिंग क्या मतलब था? पिछला बैलेंस को स्टॉक का बैलेंस नया ईयर में लेकर आना, ओपनिंग बैलेंस। हाँ, तो ओपनिंग एंट्री का मीनिंग होता है कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस को इस साल न्यू बुक्स में लेके आना, जिसमें लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमने 15,000 कम लिखा है, तो वो ओपनिंग स्टॉक की बात करे कि ओपनिंग स्टॉक कम लिखा है, तो मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक की बात भी कर रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं होता कि मान लो क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख का, तो उसको हमने न्यू बुक्स में 85 लिख दिया। ऐसा नहीं होता है कभी भी, वो तो वैल्यू शिफ्ट होती है। और अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा गया है, अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा गया है, तो इंग्लिश पे वर्ड्स पे मत जाओ, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स के हिसाब से अकाउंट्स नहीं चलेगी। क्योंकि अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिस्टम है। क्लोजिंग जो है वही ओपनिंग बनता है, और अगर ओपनिंग में 15,000 कम लिखे जा रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक वॉज रॉन्गली टेकन 15,000 लेस, तो मतलब वो क्लोजिंग की बात ही कर रहा है, वो ओपनिंग की बात कर नहीं रहा। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि फ्रिज में दाल कम बची हुई है, तो आप बोलोगे सर रात को डिनर में ज्यादा खा ली हमने इसलिए कम बची हुई है। जो गलती हुई है वो डिनर के टाइम पे हुई है, इसलिए उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है? नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट पे। गॉट इट ना? तो अगर डिनर में आप ज्यादा वेजिटेबल खा लोगे तो ऑब्वियसली अगले दिन कम बचेगी। अगर आप चाहते हो कि अगले दिन ये वेजिटेबल यूज की जाए, तो फिर रात को कम यूज करो, फिर ज्यादा बच जाएगी मॉर्निंग में, आपका ब्रेकफास्ट का काम चल जाएगा। वेरी सिंपल। तो होना तो यही चाहिए। सर मतलब अगर यहाँ पे रॉन्गली ना लिखा होता तो भी वही इफेक्ट आता। हाँ हाँ हाँ, बेटा सब रोंग ही तो है ना। जब हम ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन करते हैं, तो उसका मीनिंग यही होता है कि हम कम ज्यादा लिख लेते हैं। जैसे समर ने 5,000 फीस दी मुझे, ठीक है। समर ने, ऐसा हुआ था एक बार, इसने 5,000 फीस दी थी, बट मैंने ऐसे लिख दिया 50,000, तो ये हो गया ओवर वैल्यूएशन। मेरे से ज्यादा लिखा गया, लिखा ही ज्यादा जाता है हर बार। ये नहीं कि हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं 5,000 के नोटों को गिन रहा हूँ, वो गिनते गिनते वो 50 हो गए, ऐसा थोड़ी होगा। गिनते गिनते कैसे 50 हो जाएंगे? गिनने में तो 5,000 तो 5,000 ही रहेगा, 500 के 10 नोट होंगे, पर लिखने में बस एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड ओवर या अंडर। मोस्टली मिस्टेक्स ऐसी होती है, मोस्टली मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि बस हम वो लिखते वक्त हम बोलते हैं ना 1 जीरो से क्या होता है, तो मतलब इससे फर्क पड़ जाता है ना। तो फिर तो 5,000 दिए और 50 से लिख दिया हमने, तो आपकी पूरी फीस ही कवर होगी, पूरा सब्जेक्ट ही कवर हो गया उसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट फिर 7 क्वेश्चन में आकाश कुछ कह रहा था। इस बेटा आकाश क्या डाउट है इसमें? सर कंप्यूटर परचेज ऑन चलेगा।
ये कुछ भी नहीं आकाश, ऐसी टेंशन नहीं लेते हो। एक कंप्यूटर खरीदा हमने, उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस मान लिया हमने, ये तो समझा रहे हैं आपको कल से। अगर कंप्यूटर को आप एक्सपेंस मान लोगे तो कंप्यूटर आपकी एसेट नहीं बनेगा। अब कंप्यूटर एसेट है कि एक्सपेंस है? एसेट है। पर आप किसी चीज को अगर एक्सपेंस मान लोगे, और ये गलती कहाँ हुई है? 1 अक्टूबर 17 में हुई है, तो मतलब 17-18 यहाँ हुई है। 1 अक्टूबर 17 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, 17-18 में आएगा। तो अगर 40,000 रुपीज का कंप्यूटर आपने 17-18 में खरीदा और उसे एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस मानने से उस साल का प्रॉफिट कम हो गया, तो पहले तो हम उस साल के प्रॉफिट में 40,000 प्लस करेंगे, प्लस कर दिया। अब वो जो गलती हुई थी वो सही होगी। क्या गलती हुई थी? लास्ट क्लास में ये समझाया था मैंने, किसी चीज को, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलाते चलाते गायब होगी, तो होंडा कंपनी ने क्या बोल दिया कि सर बाइक एसेट नहीं थी, एक्सपेंस थी। मीन्स हमारी बाइक स्पेशल है, ये बाइक एसेट नहीं होती, एक्सपेंस होती है। जैसे चलाते हो, चलाते चलाते कभी भी खत्म हो जाती है, ये वापस आ जाती है हमारे पास गायब होके, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं। एसेट को एक्सपेंस मानने से हमारे उस ईयर का प्रॉफिट कम हो जाता है, जबकि एक्चुअली वो एसेट है, वो कहीं गई नहीं, हमारे पास ही पड़ी है। तो हम अपने उस गलती को सुधारने के लिए क्या करते हैं? एक्सपेंस मानने से जो हमारा प्रॉफिट कम हो गया था हम उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन अब वो एसेट बन गई। पहले तो एक्सपेंस थी, तो 40,000 प्लस करते ही क्या बन गई? एसेट। कहाँ हो रहे हैं 40,000 प्लस? प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हम इसमें से इसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है? 10% पर एनम। और मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट। अब हम 40,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कब से कब तक? अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। कितने मंथ्स का होगा? 6 मंथ्स का। तो 40,000 का 10% 4,000 टू 6%, 6 मंथ्स 2,000। तो 40 प्लस होंगे, 2 माइनस होंगे। तो इस मिस्टेक के कारण इस साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 238। लेकिन अब आपको पता है 40,000 तो एक बार ही प्लस होंगे, हर साल प्लस नहीं होंगे, क्योंकि ये मिस्टेक एक साल हुई है। एक साल ऐसा था जहां हमने कंप्यूटर को रिपेयर मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू मीन्स हमारे बिजनेस का एक्सपेंस, जैसे रेंट सैलरी होते हैं वैसा। अब ये प्लस तो दोबारा होगा नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो मेथड कौन सा है, उस पर बात चलेगी। कौन सा मेथड बोलो एवरीवन? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो इसका मतलब अब हम 10% फिर निकालेंगे, और ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हम डेप्रिसिएशन फिर किस पे लगाएंगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। और फर्नीचर की या कंप्यूटर की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 40,000। लेकिन अब डिफरेंस क्या रहेगा? अब पूरा साल यूज होगा कंप्यूटर। आपको पता है ना, जो पहला साल होता है उसमें अगर अक्टूबर से हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो पहले साल अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगता है, बट अगले साल से पूरे साल का लगता है फिर। तो 250 पे 4,000 माइनस हो जाएंगे, 246। बाकी अभी आपको बेटा इसका फुल फ्लैश सोल्यूशन मिलेगा। अभी आप लोग जितना अपने दम पे कर सकते हो करो, वर्कशीट्स को आंसर्स निकालो और वेट करो। जिस सुपर प्रॉफिट का आपको फुल सोल्यूशन मिला था, ये अलग अलग बुक्स में से ली हुई इलस्ट्रेशंस हैं या किसी बुक की इलस्ट्रेशंस हैं, तो उनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सोल्ड होते हैं ना फिर, इसलिए जो इलस्ट्रेशंस है वो हर किसी बुक की इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं बिलीव करता हूँ इलस्ट्रेशंस में। अगर मैं कोई बुक परचेज करता हूँ तो मैं उसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ता हूँ। इलस्ट्रेशंस अगर कवर कर ली तो आपने अनसोल्ड भी कवर कर ली, क्योंकि इलस्ट्रेशन अगर 40 हैं तो अनसोल्ड क्वेश्चन अगर 40 भी हो तो उसमें 40 पॉइंट्स नहीं है, इलस्ट्रेशन में ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो इसके वो स्क्रीनशॉट वाले सॉल्यूशन जो हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हर साल हम चेंज करते हैं वर्कशीट्स को, तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्क रहता है आपके लिए। तो आपको बाद में सोल्यूशन मिलता रहेगा, डोंट वरी। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो है वो अगर अप्लाई करें तो हर साल में माइनस होगा। वो सारी बुक्स इंस्टीट्यूट में पड़ी हुई हैं, लेकिन आप इतनी बुक्स पढ़ ही नहीं सकते। पहले हम सोचते थे कि आपको 5-6 बुक्स रेकमेंड कर देंगे तो फिर वो एक आधा टॉपर ही कर पाता था,
फिर पैटर्न चेंज किया गया, बहुत टाइम पहले की बात है। फिर हमने उन सब बुक्स को कवर करके वर्कशीट्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। अब स्टूडेंट की टेंशन नहीं है, उसको बस एक बिलीफ सिस्टम पे काम करना है कि अगर मैं इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ, बस आपको ये बिलीफ सिस्टम अपने दिमाग में डालना है कि एम के बंसल सर हमारे लिए वो सारा काम कर रहे हैं, क्लास में पढ़ाने से पहले वो काम कर रहे हैं, वो 30 बुक्स में से क्वेश्चन निकाल के मुझे दे रहे हैं। मेरा बस एक ही काम है, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, बुक के अनसोल्ड करना और बुक की इलस्ट्रेशन को करके अपना मेन काम खत्म कर देना। फिर जब भी टाइम लगा वर्कशीट करके अपने आप को एनहेंस करना, और इसके थ्रू आप किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत ऊपर चले जाओगे। और +2 के बाद CUET लेवल, CA लेवल, कुछ भी लेवल आपके लिए बड़ी इजी बात होगी। इस बात पे ट्रस्ट करना बेटा, ये एक्स्ट्रा काम आपके लिए, आपके बेनिफिट में, अगर मैं ना भी दूं वर्कशीट्स, ना भी करवाऊं, तो भी आप लोग सेटिस्फाइड ही रहोगे। TS करवा देना भी इनफ है +2 के लिए, पर ये चीज़ें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेके जाती हैं, तो करना जरूरी नहीं वर्कशीट्स को। इतना मोटिवेट करने पे भी सारे बच्चे करते नहीं, प्रॉब्लम यही है। तो अब ये सारा करने के बाद आपके पास जो आंसर आएंगे वो आपके आंसर हैं। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन का लिंक हर साल से रहेगा। अगर यहाँ शुरू हो गया तो यहाँ चलेगा, अगर यहाँ शुरू होगा तो यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, और यहाँ शुरू होगा तो फिर एक ही साल रहेगा। और वो 2 मेथड्स हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, और दूसरा मेथड कौन सा है? कौन सा दूसरा मेथड? Written down method. रिटर्न डाउन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। थर्ड इसका नाम होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तीनों में से कोई भी नाम दिया सकता है, रिटर्न डाउन, डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में क्या चेंज होता है? पहले तो ये ओके हो गया, रब कर दूं इसको मैं। अब अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है बेटा, जब मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा आपको, तो मैं आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे दूंगा, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा बताओ बताओ? हर ईयर का सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट ये कितनी अमाउंट आ गई? 2000 आ गई। अब क्या होगा, हम जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो 40,000, सॉरी डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 40,000 पे नहीं करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये कहता है, +1 में आपको समझाया है हर एक टीचर ने बहुत अच्छे से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि पहले साल का डेप्रिसिएशन अगर 40 पे लगा है तो अगले साल का 40 पे लगेगा। अब 40 की वैल्यू कम हो गई है, 40 - 2 कितने की वैल्यू? 38। तो अगले साल का किस पे लगेगा? 38 पे लगेगा, पूरे साल का ही। तो कितना आ गया ये? 3800। अब लेकिन फिर भी 4000 माइनस करो, 246,200, बस 200 रुपीज आपकी वैल्यू बढ़ गई एसेट की, प्रॉफिट की, सॉरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम लगा है। और अगले साल 38,000 पे लगेगा। अब मैं रफली कर लूं, 38,000 में से अगर मैं 3800 माइनस कर दूं, अभी भी 4000 माइनस करो, 38 - 4 34, 200। अब नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? 34, 200 पे। तो आज का डे इसके लिए था। तो आज 1.5-2 घंटे क्लास मुझे इसलिए चाहिए थी क्योंकि ये सारे पॉइंट डिस्कस करने थे आपके साथ। अभी लास्ट क्लास में स्टार्ट हुए थे, और अगर आप बड़े शांति से पढ़ रहे हो घर बैठ के, तो तब भी एक ही बात है बेटा, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपकी सिंसियरिटी मैटर करती है। अगर आपको ध्यान से सुन रहे हो, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, साउंड सुन रही है, वीडियो भी दिख रहा है मेरा आपको, तो कोई इशू ही नहीं है अगर आपका ध्यान है पूरा। साथ में कोई और काम नहीं करना, ठीक है? चाहो तो आप चीटिंग भी कर सकते हो मेरे साथ में मोबाइल गेम्स खेल सकते हो, साथ में कोई और काम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ। और ऐसा प्लेस सुनिए घर में जहां आवाज ना हो, या घर वालों को बोल दो कि जब तक क्लास चल रही तब तक नहीं बोलेंगे, आपकी स्टडी के लिए वो कुछ भी कॉम्प्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक मेथड रहेगा डेप्रिसिएशन का, ओरिजिनल या डिमिनिशिंग। ओरिजिनल में हर साल 40,000 पे लगेगा, और डिमिनिशिंग में पहला साल 40, नेक्स्ट 38, नेक्स्ट 34, 200।
हाँ जी, 8th क्वेश्चन डाउट किसी का? यहाँ भी वही है, पॉइंट्स वही है बेटा। कार को ट्रेवलिंग मान लिया, बिल्डिंग को रेंट मान लिया, फर्नीचर को रिपेयर मान लिया। पॉइंट क्या है, वो एसेट थी, एक्सपेंस मान लिया। इससे क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। और ये कब हुआ, 1 जुलाई 17। और 1 जुलाई 17 यहाँ नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एग्जामिनर, जो आपसे चाहता है करो आप, क्योंकि 17 का मतलब क्या है, वो कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर है एवरीवन? 16 17। और 1 जुलाई 2017 किस ईयर में लाइज करता है, 17 18। ये चीज सिखाने के लिए +1 में एक चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन। पर कुछ स्टूडेंट का बैड लक होता है, वो +1 में अच्छे से नहीं पढ़ते, या उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। उनकी गलती नहीं होती, फिर उस टीचर की गलती है, उसने अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया। यही वो डेप्रिसिएशन चैप्टर जो आपको डेट्स, कैलेंडर, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट करता है। तो 1 जुलाई 17 को अगर एक मशीन परचेज की गई तो वो 17 18 का ईयर आएगा, ये जो ईयर है। पर अभी भी सीख लो, तब भी कोई माड़ा नहीं, तब भी कोई बुरा नहीं बेटा, अभी भी तुम सीख लो तो आपका वो वीकनेस कवर हो जाएगी। तो ये 17 18 जो है वो यहाँ है। इट मीन्स अब मैं 250 में 1 लाख ऐड करूंगा पहली बात तो, और इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और डेप्रिसिएशन 10% लगाना है किस वैल्यू पे, रिटर्न ऑन वैल्यू पे। लेकिन पहला साल कॉमन होता है, पहला साल तो हमारी वैल्यू कौन सी है, 1 लाख ही है ना। तो 1 लाख पे पहले साल डेप्रिसिएशन निकलेगा 10%। और ये कब किया, जुलाई में। जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं, 9। तो कितना हो गया, 7500 हो गया। तो 7500 प्लस होंगे माइनस होंगे। तो एक तो 18 में ये हो जाएगा, 18 में डेप्रिसिएशन 7500 माइनस होगा। तो इसको बोलते हैं कभी खुशी कभी गम। 1 लाख की खुशी होगी, 1 लाख प्लस होगा, तो 7500 का गम होगा, गम माइनस होगा। गॉट इट। और 350 में क्या होगा, 350 में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लाख के फर्नीचर में से 7500 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए फर्नीचर कितने का हो गया, 92,500। तो जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे, आई होप आप आज आपके सारे क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 9250। इस साल सिर्फ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है, 1 लाख तो सिर्फ एक और ऐड करना है उस साल जहां गलती हुई थी। तो गलती क्या हुई थी, हमने फर्नीचर को रिपेयर मान लिया, तो वापस से फर्नीचर मानना है, वो एक ही बार मानेंगे। फिर जब वो फर्नीचर बन जाएगा तो हर साल उसके ऊपर क्या लगेगा, हम उसको हर साल यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा। अब अगले साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, चेक करें। 92,500 में से अगर हम 9250 माइनस कर दें, 10,000 ही कर दो माइनस एक बार, 82,500 750 ऐड कर दो, 83,250। ये तरीका ज्यादा अच्छा होता है। 9250 माइनस करना सबके लिए मुश्किल है, इसलिए हर कोई लिख के देखेगा। 10,000 माइनस करोगे तो ज्यादा बेटर होगे। 10,000 माइनस करते ही आगे 82,500 750 और ऐड कर दिया। अब इस पे 10% निकाल लो, तो इस साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8325। पूरे साल का लगेगा, बस यही है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। और 9th क्वेश्चन, और बेटा एक ही पॉइंट रह गया था कवर करना, वो मैं 9th क्वेश्चन थ्रू कर रहा हूँ। वर्कशीट का क्या फायदा है अब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए लिए जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और है जो कुछ एक बुक्स में चलता है। अब मान लो अभी हमने टीएस के आंसर क्वेश्चन किए तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट आया नहीं, अब आएगा वो कॉन्सेप्ट। अब उल्टा होगा, अब होगी क्या, माइनर रिपेयर। माइनर रिपेयर रिपेयर है या एसेट है, बताओ। माइनर रिपेयर क्या है बेटा, एसेट है या रिपेयर है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। और हम माइनर रिपेयर करवाते रहते हैं, जैसे मेरे घर में माइनर रिपेयर चलती रहती है, कभी कारपेंटर आ जाता है, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी प्लम्बर, है ना, कभी कोई आ जाता है, तो कभी एसी मैकेनिक आ जाता है। तो ये छोटी छोटी रिपेयर चलती रहती है। इट डजंट मीन कि मेरी घर की वैल्यू बढ़ रही है,
उल्टा अगर मैं रिपेयर नहीं कराऊंगा तो घर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मतलब अपने घर को मेंटेन रखने के लिए मुझे टाइम टू टाइम माइनर रिपेयर करवानी पड़ती है। कोई चीज़ अगर टूट जाती है तो उसको ठीक कराना पड़ता है। कोई लॉक खराब हो गया तो कारपेंटर को बुला के लॉक चेंज कराना पड़ता है। तो डजंट मीन कि मेरे घर की वैल्यू बढ़ेगी। घर वही है जिसमें लॉक लग जाता हो, और लॉक खराब है तो लॉक चेंज करवाओ। दैट इज कॉल्ड रिपेयर। रिपेयर थी एक माइनर, आपने उसको क्या मान लिया? प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब अब सोचो बेटा, रिपेयर के होने से हमारा प्रॉफिट कम होना चाहिए था, पर हमने प्रॉफिट कम नहीं किया, हमने उल्टा उसको एसेट मान लिया। एसेट मानने से प्रॉफिट कम नहीं हुआ। तो एक तो वो गलती सुधारेंगे। तो गलती कैसे सुधरेगी? हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी को फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ? रिपेयर में कन्वर्ट करेंगे। अब प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। और रिपेयर कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हमें क्या करना है बताओ? क्या करना है हमें? हमें बैलेंस शीट माइनस करेंगे। हाँ, अब हमें बैलेंस शीट से प्लांट एंड मशीनरी जो कि कोई है ही नहीं वहां पर, निकाल के उसको पीएल में भेजना है। और पीएल में जब जाएगा तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। इससे हमारा उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब आप क्या करो? अच्छा, ये गलती कहाँ हुई है देखें। ये गलती हुई है 1 अक्टूबर 18 में। तो बेटा ये वाला ईयर है, ये वाला ईयर है 18-19। इसका मतलब ये गलती 2 साल पहले हुई थी। ये मिस्टेक कब हुई थी? 2 साल पहले, 18-19 में हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे? 18-19 में उस रिपेयर के एक्सपेंस को दिखा देंगे। तो हमारा 18-19 का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ये तो गम है ना। अभी खुशी और गम दोनों की बात करनी है। इस बात का गम है कि अब हमारा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन इस बात की खुशी भी है। किस बात की खुशी है? कि वो एसेट नहीं रही, तो जो हमने उसका डेप्रिसिएशन दिखाया होगा उस साल, वो भी तो घटाना पड़ेगा। मानो ना ये बात। अगर हम कार को एक्सपेंस मान लें तो प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन बच गया। तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट बढ़ाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब उल्टा है, अब हमने एक्सपेंस को मशीन मान लिया, इससे प्रॉफिट कम नहीं हुआ था, अब कम करेंगे। लेकिन एसेट मानने से उसके ऊपर क्या लगा होगा? ऑब्वियसली बेटा ये गलती कब हुई थी? 2 साल पहले। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2 साल पहले की गलतियों पे बात हो रही है। तो 2 साल से एक गलती चल रही है हमारी बुक्स में। जब हमारे से कोई गलती होती है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने गलती कर दी। वो गलती कंटिन्यू हो जाती है 2 साल। और जब कभी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, उस समय हम सारी बुक्स को फिर से रिवाइज करते हैं, तो हमारी वो गलती पकड़ी जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो इसका मतलब पहले मैं क्या बोलता था कि मैं 2 साल से डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा, तो अब लगाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? रेक्टिफिकेशन का नाम यही तो है ना, कि 2 साल से तुम डेप्रिसिएशन माइनस किए जा रहे हो, अब डेप्रिसिएशन प्लस करो। वो किस पे निकालना है? स्ट्रेट लाइन पे। तो 60,000 का 10% कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च, 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का मतलब जो भी आएगा 3,000, ये 3,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगले साल फिर प्लस होगा, और अगले साल जो प्लस होगा वो पूरे साल का होगा। ये पॉइंट है। दैट इज योर 9th क्वेश्चन। तो आज आप पक्का होमवर्क करने वाले हो, और बुक के क्वेश्चन करने की बजाय इवन ये वाले क्वेश्चन जरूर करो। बुक के पे करने तो पहले वो कर लो, इलस्ट्रेशन कर लो। जब आपका पूरा माइंड सेट हो जाए कॉन्सेप्ट्स को लेकर, फिर वर्कशीट के क्वेश्चन करना, और बाद में इनका सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, तो वहां से आप मैच कर लेना। डन है? उसके बाद में डेप्रिसिएशन की करेक्शन हर साल में होगी। बेटा हर क्वेश्चन में हर साल होगी, जब तक ईयर्स गिवन है आपको। अगर ये गलती 18-19 में हुई है तो उसका इफेक्ट 19-20 में भी जाएगा। क्योंकि आप सोचो संकर्षण की, अगर आपने 18-19 में एक आर्टिफिशियल एसेट, ये देखो बैलेंस शीट में अगर हम चाहें,
अगर आपने 18-19 में एक प्लांट मशीनरी के नाम से एसेट क्रेडिट कर दी, जबकि एक्चुअली वो एसेट है ही नहीं, तो आपने 18-19 के अंदर भी इसके ऊपर क्या लगाया होगा, डेप्रिसिएशन 3000। फिर आपने अगले साल नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाई होगी, तब भी ये प्लांट मशीनरी शिफ्ट हुई होगी 57,000, तब भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। अब आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है ना पिक्चर बना के, अब आपको ज्यादा इजी लगेगा। जो बात मेरे ओरली बोलने से समझ नहीं आ रही थी, अब आपको समझ आ जाएगी। बैलेंस शीट की पिक्चर बना दी मैंने आपके दिमाग में, अब भूलोगे भी नहीं। अब आपको पता है डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड हैं। यहाँ 60,000 पे 10% पहला साल 6 मंथ्स का था, और अब क्योंकि लगाया स्ट्रेट लाइन पे, या तो मैं लगाऊंगा 57,000 पे, तो वो हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर मैं लगाऊंगा स्ट्रेट लाइन पे, तो फिर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 60 पे। पर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सर हमने अगले साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, ये कैसे हो सकता है, और लगाए पूरे साल का होगा। तो ये कुछ ऐसा आपकी बुक्स में चल रहा है। अब आप क्या करोगे, ये 60,000 रुपीज प्लस कर दोगे सिर्फ एक साल 1920, तो जैसे प्लस कर दोगे वो बैलेंस शीट से हट जाएंगे, हट गए बैलेंस शीट से, तो डेप्रिसिएशन तो हटा नहीं अभी, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट से कहाँ क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, टू डेप्रिसिएशन 3000 किस ईयर के, 18-19 के। तो वो हटाने के लिए वहां जाके जो पहले माइनस हुआ वो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फिर जब प्लांट मशीनरी तो हटा दी हमने, लेकिन डेप्रिसिएशन तो अगले साल पीएल में गया ही है, कितना गया है 6,000, तो वो प्लस करना पड़ेगा। तो 60,000 का एडजस्टमेंट एक ही बार होगा, चाहे वो 60 माइनस हो या प्लस हो, वो डिपेंड करता है रिपेयर को एसेट मानना या एसेट को रिपेयर मानना, वो उस पर डिपेंड है। लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल ही या तो चार्ज हो चुका है तो अब हम एड बैक करेंगे, या वो चार्ज नहीं हुआ तो वो माइनस करेंगे। तो दो ही ट्रीटमेंट्स हैं। क्वेश्चन 8 और 9 आप दोनों को कभी भी समझ सकते हो। ये लेक्चर हमेशा आपके पास रहेगा मोबाइल ऐप में सुनने के लिए, और ये दो क्वेश्चन आपके पास हमेशा रहेंगे। तो या क्वेश्चन एग्जाम में 8 आएगा या 9 आएगा, ज्यादातर 8 आता है, 7 और 8 जैसे दोनों क्वेश्चन है। कभी कभी जो वो 9th क्वेश्चन डाल देते हैं, क्योंकि टीचर के पास कलेक्शन होती है क्वेश्चन की ना, तो हमने वो सारी कलेक्शन हर बुक्स के थ्रू इकट्ठी कर ली। यही रीजन है सक्सेस का। अगर एक थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो 100 मार्क्स ले सकता है सिंसियरिटी से अगर पढ़े पूरा साल। चले आगे। उसके बाद वेटेड एवरेज की बात करें तो अब आपके लिए बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू, सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, और वो सेकंड क्वेश्चन वही है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका टेस्ट में आता है। सेकंड क्वेश्चन मैं पहले से बता रहा हूँ, इसमें आपको प्रॉफिट्स हैं और वेटेड एवरेज में वही आपने एक मेजर प्लांट रिपेयर कराई। अब मेजर का मतलब एसेट, जैसे इंजन चेंज करवा देना गाड़ी का। अगर मैं बेटा पेट्रोल गाड़ी का इंजन, डीजल इंजन रखवा दूं गाड़ी में, है तो इलीगल, बट किसी को क्या पता चलता है। तो अगर मैं ऐसा करवा दूं तो फिर क्या होगा, मेजर रिपेयर होगी, फिर आगे से गाड़ी डीजल पे चलेगी। अगर मैं सीएनजी किट डलवा दूं गाड़ी में, तो पहले जो डीजल पे चलती थी गाड़ी, वो गैस सिलेंडर पे चलेगी। कई लोगों ने ऐसा कर रखा है। चंडीगढ़ में बहुत कम है क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, वहाँ पर ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। तो कई गाड़ियों में सीएनजी किट लगी होती है, छुपा कर लगा देते हैं, दिखता भी नहीं है। तो बस फिर वो गाड़ी का मेजर रिपेयर हो जाती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी एसेट वैल्यू बढ़ती है, बट हमने उसको गलती से क्या मान लिया, रिपेयर, जो भी समझाया था। तो वही सेम चीज़ 6,000 प्लस कर दोगे और 6,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, वो डेप्रिसिएशन फिर हर साल माइनस होगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, और मैनेजर रेम्युनरेशन 4800, ये आप हर साल में से माइनस करोगे। अब क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो हमें हर साल में से माइनस करना पड़ेगा। वो वर्ड में यूज करता हूं, इंडिविजुअली माइनस करना पड़ेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, टॉपिक 5। ये टॉपिक 5 आपके बुक्स में नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको दिया गया है। थ्योरी में कहते हैं ना कि गुडविल दो तरह की होती है, कौन कौन सी बोलो।
परचेज्ड और सेल्फ मेड। हाँ, तो अभी तक जो गुडविल की बात हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक बुक के या वर्कशीट के बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए, इनफ हो गया। तो वो कौन सी गुडविल थी? सेल्फ मेड गुडविल। हाँ, सेल्फ मेड गुडविल। क्वेश्चन रीड करो। अदरवाइज आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, नॉलेज के लिए बेटा ये। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको आएगा शेयर्स के चैप्टर में। शेयर्स के चैप्टर में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है, वहां ये क्वेश्चन आता है, और ये आपको ऑलरेडी आता भी है। आपने ये काम +1 में भी किया है, याद है कहाँ पे किया +1 में? ओपनिंग एंट्री में। तब आपको ज्यादा कुछ आता नहीं होता +1 में, बस आपको एक वर्ड सिखा देता है कि बेटा गुडविल अगर एसेट्स डेबिट की जाए, लायबिलिटीज क्रेडिट की जाए और कैपिटल क्रेडिट की जाए, और अगर एसेट्स का टोटल 100 है, लायबिलिटी टोटल 90 और 15 है, तो टोटल मैच नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 रुपीज को क्या लिख देते हैं, बोलो एवरीवन? हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पर एक इनटेंजिबल एसेट है जो दिख नहीं रही, बट है वहां पर है लेकिन दिख नहीं रही, तो उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। तो वो वहां पे गुडविल आ जाएगी, तो वो आप यहाँ पे वैल्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वो करके जाता हूँ। आज की क्लास 2 आवर्स की है, तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी, मेरा कुछ पहले प्रीवियस एक ऑनलाइन क्लास का वर्क चल रहा था। तो अब यहाँ पर तो बस ओवर होने वाली है। प्लांट डेबिट आपको बिल्कुल +1 की याद आ जाएगी। प्लांट अकाउंट डेबिट 5 लाख, एक ओपनिंग एंट्री पास कर रहे हैं हम। स्टॉक अकाउंट डेबिट, बट एक्चुअली ओपनिंग एंट्री नहीं है, हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं। क्योंकि परचेज गुडविल का मीनिंग क्या है कि जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उस टाइम हमें उसको गुडविल के पैसे भी देने पड़ते हैं। ये बात आपको मैंने फर्स्ट क्लास में समझाई थी कि जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं, गुडविल जो है ना वो विदाउट बिजनेस नहीं परचेज की जाती। अकेली गुडविल नहीं खरीद सकते ना आप। जैसे अगर कोई मेरी इंस्टीट्यूट की गुडविल परचेज करना चाहता है, तो उसे इंस्टीट्यूट भी तो परचेज करनी पड़ेगी ना, उसे इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज भी तो करनी पड़ेंगी, नहीं तो उसे किसी काम की नहीं है। मान लो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना हो और नाम आप रख देते हो बंसल कॉमर्स क्लासेस, तो मेरी गुडविल क्या काम आएगी बताइए भी? क्या कोई बंसल कॉमर्स क्लासेस पढ़ के आएगा आपसे ग्रोसरी खरीदने? नहीं ना। तो अगर आपको मिठाई बेचनी है, स्वीट्स बेचनी है, तो बंसल कॉमर्स क्लासेस का नाम काम नहीं आएगा ना। फिर तो गोपाल स्वीट्स का काम आएगा। तो गोपाल स्वीट्स की गुडविल खरीद लो, फिर आपके पास कस्टमर्स आते रहेंगे। तो गुडविल जब भी आपको परचेज करनी हो, आपको बिजनेस परचेज करना पड़ता है, और बिजनेस ये है बेटा। हम जब किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो हम उसके बिजनेस की एसेट्स भी खरीद रहे हैं और लायबिलिटीज भी। लगेगा ओपनिंग एंट्री +1 का, बट हम यहाँ किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है ना। वी हैव एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ हिंदुस्तान ब्रदर्स। तो हम क्या खरीद रहे हैं? प्लांट डेबिट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है, बुक से अलग एक एक्सपेरिमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग काउंट डेबिट 8 लाख। 2 कौन से क्रेडिटर्स? सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं। अब ये बिजनेस हमने कितने परचेज किया? अमाउंट ड्यू टू हिंदुस्तान ब्रदर ₹70,000 विल बी पेड बाय चेक। अब हिंदुस्तान ट्रेडर्स को जो पैसा दिया जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन हिंदुस्तान ट्रेडर्स का पैसा बंद कितना गया बेटा? ये ना एक्चुअली 17,000 नहीं है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये 17 लाख है बेटा, आई थिंक। इसको 17 लाख कर लो, 2 जीरो कम लिख दी यहाँ पे।
हिंदुस्तान ट्रेडर्स को देने कितने हमने 17 लाख बेटा, तो हम उसको मानते हैं उसकी कैपिटल, वो लिखते हैं ना कैपिटल, बस कैपिटल की जगह पे आप, क्योंकि आपको पता है हम ओपनिंग एंट्री तो पास कर नहीं रहे हैं, हम ये तो है नहीं कि एक बिजनेस चल रहा है तो उसकी बात करें, ये तो हम एक बिजनेस खरीद रहे हैं, तो जिसका बिजनेस खरीद रहे हो उसको कितने पैसे देने हैं, तो लिखेंगे टू हिंदुस्तान ब्रदर्स हमने देने हैं 17 लाख। तो बताओ भी टोटल कितना बना यहाँ का 18, और यहाँ टोटल कितने 15। इसका मीनिंग क्या है, लायबिलिटीज भी तो हम उसके बिहाफ पे करेंगे ना, एक ही बात है। मान लो आप मेरे इंस्टीट्यूट का रेंट पे करो, या इंस्टीट्यूट का कोई पेंडिंग बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो पे करो, वो भी तो आप मुझे ही पेमेंट करो ना। तो जब हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जब हम हिंदुस्तान ट्रेडर्स का बिजनेस खरीद रहे हैं तो हम उसकी एसेट्स भी खरीद रहे हैं और लायबिलिटीज खरीद रहे हैं। लायबिलिटी तो हिंदुस्तान की है, पे हम करेंगे आगे जाके क्योंकि बिजनेस हमारा हो गया। तो एक तरह से ये दोनों पेमेंट्स हिंदुस्तान ट्रेडर्स को जा रही है 18 लाख की, उससे हमें एसेट्स कितने की आ रही है 15 की। तो इसका मतलब ये यहाँ जो नहीं दिख रहा वो 3 लाख रुपीज की एक हिडन एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है, जिस कारण से हिंदुस्तान ट्रेडर्स को प्रॉफिट हो रहा होगा। तो उसको हम लिख देंगे बैलेंस शीट फिगर, ये यहाँ पे 3 लाख की गुडविल आएगी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, वहां भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। वहां पे बस हिंदुस्तान ट्रेडर्स पे है, गणेश ट्रेडर्स है, वहाँ 10 लाख आ जाएगा, टू गणेश ट्रेडर्स 10 लाख, रिमेनिंग इज अ गुडविल, हो जाएगा सब एवरीवन। यहाँ 17 लाख कर लो बेटा, 17,000 का मतलब ही नहीं, इतना बड़ा बिजनेस खरीदो तो 17 लाख का पेमेंट करोगे ना। और दूसरा कहते हैं ये पेमेंट हम बाय चेक करेंगे, वो तो चलो एक सेकंड एंट्री बन जाएगी। फर्स्ट एंट्री में हमने गुडविल फाइंड आउट कर ली, और सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, हिंदुस्तान ब्रदर्स डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा यहाँ पे फुल फ्लैश स्पेलिंग के साथ, और पेमेंट बाय चेक हो जाएगी। मोस्टली ऐसी पेमेंट चेक से होती हैं ताकि प्रूफ रहे कि हमने गुडविल परचेज की है, तो इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। तो थ्योरी में जो लिखा होता है परचेज गुडविल, स्टूडेंट्स उसका मीनिंग जानते नहीं है। बुक की इलिस्ट्रेशन में भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा दिया होता है, अनसोल्ड में मिलता नहीं हमें। अब आपको क्लियर हो गया ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो वैल्यूएशन करनी पड़ती है। इसका मीनिंग अब आपसे अगर कोई पूछे लाइफ में कि सुपर प्रॉफिट, एवरेज, वेटेड, कैपिटलाइजेशन मेथड किसके हैं, अब बोलोगे सेल्फ जनरेटेड, जो भी गुडविल इंस्टीट्यूट की मैंने क्रिएट की है इतने सालों में, उसकी वैल्यूएशन करने के मेथड्स हैं। लेकिन अगर मैं गोपाल स्वीट से कोई बिजनेस खरीद रहा हूँ, उनकी फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, तो फिर जो मैं उनको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो तो परचेज गुडविल है, उसकी वैल्यूएशन तो करने की नीड ही नहीं है। वो तो एक सिंपल फंडा है, जितने मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वही गुडविल है, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। और एक और बात लास्ट में समझा दूं, मैंने अभी तक बताई नहीं थी, लेकिन जब हम थ्योरी क्लासेस में जाएंगे, कभी थ्योरी पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्या बोला एवरीवन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि हम कौन सी गुडविल की बात करते हैं। परचेज गुडविल की या सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। हम अपनी बुक्स में किस गुडविल को दिखा सकते हैं, परचेज गुडविल को, क्योंकि यही गुडविल है जो हम एक्चुअली परचेज करते हैं और उसके लिए पेमेंट भी करते हैं। यही हमारी एक्चुअल एसेट है जिसको दिखाना अलाउड है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू तो कर सकते हो, बट आपने इसके लिए एक्चुअली पे नहीं किए, ये आपने खुद क्रिएट की है, इसको बुक्स में शो करना अलाउड नहीं है। इसकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर से करना शुरू कर देंगे। अब हम जब मिलेंगे मंडे को, कल आप लोग टेस्ट के लिए आओगे, टेस्ट का टाइमिंग ऑलमोस्ट रहेगा मेरे हिसाब से 11, साढ़े 11 12 बजे रहेगा, 11:30 11:30 आपको मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मेरी कल क्लास भी चल रही होगी +1 की, और आपका टेस्ट फर्स्ट रूम में होगा, तो संजीव सर के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। तो ऑलमोस्ट टाइमिंग जो रहेगा टेस्ट का 11:30 रहेगा, और गुडविल का टेस्ट रहेगा तो वही 75 to 90 मिनट्स का होगा, कंप्लीट चैप्टर का होगा, कोई टॉपिक वाइज नहीं होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट का मीनिंग है कभी टॉपिक वाइज कभी चैप्टर वाइज। तो गुडविल एक शॉर्ट चैप्टर है, इसका एक ही टेस्ट हो जाएगा पूरे चैप्टर का। पार्टनरशिप फंडामेंटल के 3 हुए हैं, और ये सारे टेस्ट हम डिस्कस करेंगे अभी जून के अंदर, क्योंकि रेगुलर मिलेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं हम आधा घंटा फाइंड आउट करते रहेंगे टेस्ट डिस्कशन के लिए। तो एक एक टेस्ट में निकालता जाऊंगा, अभी 3 से 4 क्लासेस में एक एक टेस्ट डिस्कस करता रहूंगा, निकालता जाऊंगा। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया होगा या बाद में देंगे, उनका टेस्ट उनको वीडियो देख के खुद डिस्कस करना पड़ेगा, और रेड मार्किंग के थ्रू, उसको रेड पेन के थ्रू चेक करना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट का रूल है, आपके बेनिफिट के लिए रूल बनाया गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट तो ऐसे ही चेक हो सकता है, बट वो आप करोगे, ठीक है, बच नहीं सकते उस हार्डवर्क से।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो करना अलाउड नहीं है, इसलिए जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात होगी। हम किसी भी मेथड से, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे लेकिन शो नहीं करेंगे, तो गुडविल का कोई और नाम रखा जाएगा वहां पर। लेकिन अगर कभी परचेज गुडविल की बात आती है, उसे बुक्स में शो करना अलाउड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किस पे बना है? इंटेंजिबल एसेट्स की ट्रीटमेंट पे। किस पे बना है? इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इन्हें बुक्स में दिखाना तब अलाउड होता है जब हम इनको एक्चुअली परचेज करते हैं। खुद की तो वैल्यू जो मर्जी कर लो, मैं बोल दूंगा मेरी इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन है 1 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, मेरी बैलेंस शीट 2 करोड़ की हो जाएगी, फिर उसमें एसेट्स आ जाएंगी, चाहे बिल्डिंग उसमें रेंट पे हो, पर गुडविल 2 करोड़ की दिखा सकते हैं, हमारी बैलेंस शीट करोड़ों की हो जाएगी। उस बात पे हमें लोन थोड़ी मिलेगा बैंक से कि आपके पास 2 करोड़ की गुडविल है। हाँ, अगर आपने 2 करोड़ देकर सैमसंग से गुडविल खरीदी है तो वो एक्चुअल हमारी एसेट है, तो उस पर आपको उस चीज का प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो समझ गए रीजन क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता। ये कहीं ना कहीं थ्योरी में 1 मार्कर क्वेश्चन में काम आता है। तो इसके साथ ही चैप्टर ओवर हो गया, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। हाँ जी, नोट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दिया हुआ है। नहीं बेटा, वो ओल्ड है, वो चेंज हो गया है। वो Okay. वो चेंज कर लेना, शायद रह गया होगा चेंज करना। अभी उसका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हो चुका है, नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, और आप बुक्स में चेक करो, एक मिनट के लिए जाओ बुक्स में, टीएस बुक ओपन करो जहाँ पे गुडविल का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आपको थ्योरी के पहले 2 या 3 पेज पे मिल जाएगा कुछ लिखा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पहले फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, जहाँ डेफिनेशन लिखी होगी या कुछ अकॉर्डिंग टू AS 26 कुछ लिखा होगा। Yes. ठीक है, तो पहले 10 होता था, पर रिसेंटली उसका नंबर चेंज हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको नोट्स में 26 कर लो आप, बाकी सब सेम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर चेंज हो गया बस, और कुछ नहीं। जैसे बुक्स में चैप्टर नंबर होता है ना, ऊपर नीचे कर देते हैं इधर, उसको मीनिंग सब कुछ वही सेम है। क्लियर हो गया? क्लास ओवर कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? एक टारगेट कंप्लीट किए जा रहे हैं हम। कल मैक्रो का टारगेट कंप्लीट हो गया था, नेशनल अकाउंटिंग का 2-2 घंटे क्लास लगा के जैसे भी। आज हमारा अकाउंट्स का टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। अप्रैल मई में यही होता है, फर्स्ट चैप्टर एंड गुडविल चैप्टर। थोड़ा बहुत कई बार एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एडमिशन को हम जून में अब रेगुलर मिलकर कवर करेंगे, सो दैट अप्रैल मई जून में कहीं भी कुछ कम ज़्यादा हुआ वो कवर हो जाएगा। तो 20 जून तक हम एडमिशन चैप्टर को कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स? ओके बेटा, Thank you, sir. वेलकम एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।